जैसे काफ़ी सारे एनिमेज में आपने देखा होगा कि मॉन्स्टर्स होते हैं। पैरासाइट एनिमे में आपने पैरासाइट्स देखे थे, इसमें उन मॉन्स्टर्स को डेविल्स कहा गया है। एनिमे में हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है टेंजी। टेंजी एक छोटे से कमरे में रहता है जहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं है और वो एक मैट्रेस पे सोता है, वहाँ बेड भी नहीं है। तो असल में बात ये है कि टेंजी पे काफ़ी सारा कर्जा है। इन टोटल अभी भी उसके सर पे 38 मिलियन येन का कर्जा चढ़ा हुआ है, और ये भी तब जब उसने अपनी किडनी भी बेच दी है, अपनी राइट आई भी बेच दी है और एक टेस्टिकल भी बेच चुका है। और इतना सब कुछ बेचने के बाद भी उसके सर पे 38 मिलियन का कर्जा है। इसी कर्जे को चुकाने के लिए वो अलग अलग काम करता है, जैसे पेड़ भी काटता है जिससे वो महीने के 60,000 येन कमाता है। और यही वजह है कि वो मॉन्स्टर या डेविल हंटिंग भी करता है। टेंजी का एक पेट डेविल भी है जिसका नाम है पोचेता। इसी की मदद से टेंजी डेविल्स को हंट कर पाता है। इससे पहले जो हम उसे दिखता है वो है एक टोमेटो डेविल। टेंजी पोचेता को एक चेनसॉ की तरह यूज करके इस डेविल को मार देता है। उसके बाद वहाँ एक ओल्ड मैन आता है जिसे टेंजी कहता है कि हाँ ये एक टोमेटो डेविल था, और उसने कहता है कि जो भी सीड्स थे टोमेटो के उन्हें बर्न कर दिया जाए, नहीं तो उन सीड्स का यूज करके ये टोमेटो डेविल फिर से आ सकता है। वो ओल्ड मैन टेंजी को कहता है कि ये जो डेड बॉडी है डेविल की, ये कम से कम 400,000 येन की जाएगी ब्लैक मार्केट में। और ये सुन के टेंजी खुश हो जाता है, लेकिन उसके बाद ओल्ड मैन कहता है कि इसमें से उसका डेट का इंटरेस्ट भी पेमेंट भी कटेगी डेट की, और काफ़ी सारे चार्जेस वो गिनाता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, फाइंडिंग चार्जेस। वो बेसिकली उसे ठग रहे होते हैं। और ये सब बताने के बाद जो असलियत में डेंजी के हाथ में अमाउंट आती है वो है सिर्फ 70,000 येन। डेंजी ना तो सिर्फ याकुजा को डेट ओ करता है, बल्कि काफी सारे और भी लोग हैं जिन्हें उसने डेट पे करना है। सबको पेमेंट देने के बाद डेंजी कैलकुलेट करता है कि उसके पास सिर्फ 1800 येन बचेंगे, यानी 1800 येन। रास्ते में डेंजी को फिर से वो ओल्ड मैन मिलता है। ओल्ड मैन की असली आइडेंटिटी है वो ये है कि वो याकुजा बॉस है, और वो डेंजी को यूज करता है डेविल्स को हंट करने के लिए, क्योंकि जो ऑथेंटिक डेविल हंटर्स हैं वो याकुजा के साथ डील नहीं करेंगे क्योंकि वो इलीगल है। डेंजी वही घर में जाके एक ब्रेड शेयर कर रहा होता है पोचीता के साथ, और ऐसे ही उससे बात कर रहा होता है कि वो ना ही किसी गर्ल को डेट कर सकता है, ना ही किसी लड़की के साथ जा सकता है यहाँ वहाँ, क्योंकि वो एक ऐसी जगह रहता है जहाँ वो ना ही किसी को बुला सकता है, ना ही कोई आएगी, और ना ही उसके पास इतने पैसे हैं। और वो आखिर में कहता है कि अगर सच में सही में सच होते हैं तो उसका सपना ये है कि वो मरने से पहले किसी लड़की के साथ हो। अगली सीन में हमें दिखता है कि डेंजी एक ग्रेव के सामने खड़ा है जो कि उसके फादर की है, और ये भी पता चलता है कि जो डेट उसके सर पे है वो उसका नहीं है, बल्कि उसके फादर ने याकुजा से पैसे लिए थे जो वो चुका ना पाने के कारण उन्होंने अपनी जान ले ली थी। यहीं डेंजी पोचीता से भी मिलता है जो कि काफी हर्ट है। उसने कहीं सुना था कि किसी भी तरह की इंजरी हो उनकी वो ठीक हो जाएगी अगर वो ब्लड पीते हैं। तो डेंजी जो है अपना ब्लड ऑफर करता है पोचीता को और उसे कहता है कि अगर तुम जीना चाहते हो तो ये लो, मेरा खून पी लो। डेंजी कहता है कि ये ब्लड फ्री का नहीं है, तुम्हें इसके बदले मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। डेंजी सोने ही जा रहा होता है कि ओल्ड मैन उसे फिर से एक डेविल हंट के लिए ले जाता है रात के वक्त, लेकिन वो असलियत में एक ट्रैप होता है डेंजी और पोचीता दोनों को मारने के लिए। उसी वक्त पीछे से एक आदमी डेंजी के पीठ के थ्रू डेंजी को और पोचीता को एक ही साथ एक ही तलवार से घायल कर देता है। लेकिन ये ट्रैप याकुजा बॉस ने नहीं सेटअप किया था, बल्कि एक डेविल ने किया था जिसके कॉन्ट्रैक्ट में याकुजा बॉस था। उसने लालच में एक ऐसे डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसकी पावर वो ह्यूमंस को ज़ॉम्बीज बनाना है और जिसे वो कंट्रोल कर सकता है डेविल। तो जितने भी याकुजास के मेंबर थे और जो बॉस था उसे डेविल ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। पोचीता उन ज़ॉम्बीज से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वुंडेड होने के कारण वो भाग नहीं पाता है। एक ज़ॉम्बी डेंजी की पीठ पे वार वार चाकुओं से वार करता है और वो चिल्ला रहा होता है दर्द से। ज़ॉम्बीज पोचीता और डेंजी की बॉडीज के टुकड़े टुकड़े करके एक डंपस्टर में फेंक देते हैं, जहाँ किसी तरह डेंजी का ब्लड पोचीता के मुंह में चला जाता है, जिससे वो कॉन्शियस वापस से हो जाता है। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि डेंजी ने पोचीता को कहा था कि अगर किसी तरह से डेंजी की मौत हो जाती है तो पोचीता उसकी बॉडी को टेक ओवर कर ले और यहाँ से चला जाए और एक नॉर्मल सी लाइफ जिए। उसके बाद डेंजी और पोचीता एक ऐसी जगह दिखते हैं जो कि आफ्टर लाइफ से दिखती है। चारों तरफ वाइट वाइट सी लाइट दिख रही होती है और यहाँ डेंजी और पोचीता बात कर सकते हैं। एक्चुअली पोचीता है वो ह्यूमन लैंग्वेज बोलता है और डेंजी से कहता है कि वो अपना दिल डेंजी को दे रहा है और वो चाहता है कि इसके बदले डेंजी अपने सपने पूरे करे और वो सपने पोचीता को दिखाए। यही होगा उसका नया कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह पोचीता अपना हार्ट डेंजी को दे देता है और उसके सारे जो पीसेज होते हैं
होते हैं उन्हें जोड़ देता है और डेंजी पूरी तरह से हील हो जाता है। अब डेंजी के सीने के बीचों बीच एक चेन है जो कि पोचीता की पूंछ पे हुआ करती थी, जिससे तभी ज़ॉम्बीज और ज़ॉम्बी डेविल की नज़र पोचीता पे पड़ती है और वो इस बात से हैरान होते हैं कि इतने टुकड़ों में कटने के बाद भी ये जिंदा कैसे है। और ज़ॉम्बी डेविल अपने ज़ॉम्बीज़ को हुक्म देता है कि वो उससे जाके मारे और उसे खा जाए। तो सारे ज़ॉम्बीज़ पोचीता के ऊपर कूद जाते हैं, एक ढेर सा बन जाता है पोचीता के ऊपर। सारे ज़ॉम्बीज़ पोचीता को खा रहे होते हैं। तभी कुछ देर बाद एक चेनसॉ के चलने की आवाज़ आ रही होती है, हल्की हल्की दबी हुई आवाज़ आ रही होती है और यही सुन के ज़ॉम्बी डेविल जो है वो थोड़ा हैरान सा होता है। तभी डेंजी सारे ज़ॉम्बीज़ को काट के बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि उसके दोनों हाथों में एक चेन सॉज हैं एक एक और एक सर पे चेन सॉ है। पोचीतास की सारी पावर अब डेंजी की हो चुकी है जिसे वो यूज़ कर सकता है। डेंजी और अटैक अपना फेरोशियस कर देता है और जितने भी डेविल्स उसके नीचे होते हैं उन्हें काटता हुआ सीधा ज़ॉम्बी डेविल के ऊपर जाता है और उसकी आंख फोड़ देता है। तभी ज़ॉम्बी डेविल उसके ऊपर अटैक करता है और उसे दूर फेंक देता है। डेंजी ज़ॉम्बी डेविल के ऊपर जंप करता है और उसे आधे में काट देता है अपनी चेन सॉ को यूज करते हुए। ज़ॉम्बी डेविल के मरने के बाद भी जो याकुजा मेंबर ज़ॉम्बी बने हुए होते हैं वो अभी भी डेंजी के ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं और डेंजी कहता है कि तुम यहाँ मुझे डेविल हंट करने के लिए लेके आए थे और मैं वही करने जा रहा हूँ। डेंजी चेन सॉ का यूज करते हुए उन्हें भी मारने लगता है। सुबह होने पर वहाँ कुछ लोग आते हैं जो कि पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स होते हैं जो ज़ॉम्बी डेविल को वहाँ मारने पहुंचे होते हैं। हर जगह वहाँ लाशें ही लाशें दिख रही होती हैं और लाशों के सबसे पीछे डेंजी खड़ा होता है। अभी भी उसके सर पे चेनसॉ और हाथ में चेनसॉ होती है। लड़की उसके पास जाती है और कहती है कि तुम्हारी स्मेल काफ़ी अजीब है, ना ही ह्यूमन है ना ही डेविल जैसी है, मिक्स जैसी लग रही है। तभी डेंजी गिरने वाला होता है और कहता है कि विल यू प्लीज होल्ड मी। लड़की सुनती है और उसे पकड़ लेती है और तभी डेंजी के जो सारे चेनसॉ होते हैं और डेविल जैसे जो भी फीचर्स होते हैं वो मोम जैसे पिघलने लगते हैं और वो फिर से ह्यूमन जैसा दिखने लगता है। वो लड़की उसे दो ऑप्शन देती है कि या तो वो यहीं उसे मार दे या तो डेंजी उसके लिए काम करे और वो कहती है कि अगर डेंजी उसके लिए काम करता है तो उसे काफ़ी अच्छा खाने को मिलेगा। ये बात सुन के डेंजी उसके साथ काम करने के लिए एग्री कर जाता है। डेंजी और माकिमा टोक्यो जा रहे होते हैं जहाँ की पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स का हेडक्वार्टर है। रास्ते में माकिमा डेंजी से कहती है कि तुमने मेरा पेट बनने के लिए हाँ की है तो तुम सिर्फ या तो हाँ कह सकते हो या तो भौंक सकते हो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। डेंजी ये सुनने के बाद हैरान होता है क्योंकि वो माकिमा को स्वीट और जेंटल समझता था, ना कि इतनी डरावनी। ये सुनने के बाद डेंजी माकिमा से डरने भी लगता है और उसे गुस्सा भी आता है कि वो उसको एक डॉग की तरह कैसे ट्रीट कर सकती है। लेकिन फिर जब डेंजी को भूख लगती है तो माकिमा कहती है कि हम अगले स्टॉप पे खा लेंगे कुछ और तुम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, सारे पैसे मैं दूंगी। और क्योंकि डेंजी ने शर्ट भी नहीं पहनी होती है तो माकिमा अपना कोट उसे दे देती है पहनने को। डेंजी सोचने लगता है कि कैसे लोग उसे बुरी तरह से ट्रीट किया करते थे और इतना अच्छा कोई भी उससे पेश नहीं आया जितना माकिमा आ रही है। डेंजी सोचता है कि माकिमा जितने सुंदर इंसान ने तो कभी भी इतना अच्छा बिहेव नहीं किया है उसके साथ। जब माकिमा और डेंजी एक ढाबे पे फूड ऑर्डर कर रहे होते हैं तभी डेंजी चक्कर खा के गिर जाता है। उसने काफ़ी ब्लड भी लूज कर दिया था और फाइट में वो थका भी हुआ था, काफ़ी टाइम से उसने अच्छा खाना भी नहीं खाया था तो कमज़ोरी थी उसके शरीर में बहुत। माकिमा उसे संभालती है और पूछती है कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसी हुई, तुम ये चेनसॉ मैन बने कैसे। डेंजी माकिमा को बताता है कि कैसे उसके पास पोचीता एक पेट की तरह था और जिसने उसकी जान बचाई अपनी जान देके। माकिमा डेंजी को बताती है कि ये ऐसा होना इतना रेयर है कि इसके लिए अभी तक किसी ने कोई नाम भी नहीं सोचा है, लेकिन वो उसकी बातों पे भरोसा करती है क्योंकि उसकी नाक बहुत तेज है और ऐसी चीज़ें डिटेक्ट कर सकती है जो लोग नहीं पकड़ पाते और वो सूंघ सकती है कि डेंजी झूठ नहीं बोल रहा है। वो डेंजी को बताती है कि पोचीता उसके अंदर जी रहा है क्योंकि डेंजी से दो तरह की स्मेल आती है, ह्यूमन की भी और डेविल की भी। डेंजी ये सुन के खुश हो जाता है लेकिन उसे फिर से चक्कर आता है और इस बार वो नीचे गिर जाता है। खाना खाते हुए डेंजी माकिमा से पूछता है कि उसे किस तरह के लड़के पसंद हैं, जिसके जवाब में माकिमा कहती है कि डेंजी जैसे। ये सुन के डेंजी थोड़ा प्यार में और भी गिर जाता है और यही बातें डेंजी के दिमाग में घूम रही होती है जब वो हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। माकिमा डेंजी को बताती है कि टोक्यो में 1000 से ज़्यादा डेविल हंटर्स हैं इंक्लूडिंग सिविलियंस को प्राइवेट डेविल हंटर्स भी बोलते हैं, लेकिन जो पब्लिक डेविल हंटर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं इंक्लूडिंग पेड वेकेशंस।
माकिमा डेंजी को एक यूनिफॉर्म देती है और बताती है कि सभी डेविल हंटर्स को यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी है। माकिमा डेंजी को आकी हायाकावा से इंट्रोड्यूस करती है, जो कि उसके अंडर एक स्पेशल स्क्वाड में है। डेंजी कहता है कि वो हायाकावा के साथ नहीं माकिमा के साथ काम करना चाहता है, जिसके जवाब में माकिमा कहती है कि अगर उसने अच्छा काम किया तो एक दिन वो उसके साथ भी काम कर पाएगा। ऐसा कह के वो डेंजी और हायाकावा को गश्त के लिए भेज देती है। हायाकावा उसे एक एली में खींचता है और उसे पीटने लगता है, उसे ये बताने के लिए अगर उसने डेविल हंटिंग को सीरियसली नहीं लिया तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन फिर डेंजी भी उसे कई बार ग्रोइन में मारता है और कहता है कि जो ज़िंदगी माकिमा ने उसे दी है वैसी ज़िंदगी जीने के लिए वो अपनी लाइफ भी खतरे में डाल सकता है। जब दोनों वापस हेडक्वार्टर पहुंचते हैं तो माकिमा कहती है कि वो डेंजी को हायाकावा की स्क्वाड में असाइन कर रही है, और क्योंकि ये स्क्वाड एक्सपेरिमेंटल है तो इसका काम करने का तरीका भी अलग होगा। हायाकावा को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है और माकिमा उसे बताती है कि डेंजी एक ह्यूमन है जो डेविल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसी वजह से अगर डेंजी रिजाइन करना चाहता है या बातें नहीं मानता है तो उसे एक डेविल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, यानी डेविल हंटर्स उसे मार देंगे। तो जब तक डेंजी जिंदा है उसे पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स के लिए ही काम करना होगा। हायाकावा डेंजी को अपने घर ले जाता है ताकि वो उस पे नजर रख सके और उसे आगाह भी करता है कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो मजबूरन हायाकावा को डेंजी को मारना पड़ेगा। डेंजी हायाकावा के घर रहने लगता है, जहां वो हायाकावा का जीना हराम कर देता है, क्योंकि ना तो वो कभी स्कूल गया था और ना ही किसी ने उसे कभी मैनर सिखाए थे। अगले दिन डेंजी और हायाकावा एक फींड हंट करने जाते हैं। एक फींड बेसिकली एक डेविल होता है जिसने किसी डेड ह्यूमन बॉडी को पोजेस कर लिया हो। जब ऐसा होता है तो ह्यूमन बॉडी के हेड में कुछ ना कुछ डेविल के फीचर्स आ जाते हैं। हायाकावा डेंजी से कहता है कि वो अपने डेविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके इस डेविल को मारे ताकि वो उससे देख पाए कि वो कितना यूजफुल है। लेकिन डेंजी एक्स से फींड का गला काट देता है, जिस पे हायाकावा पूछता है कि वो डेविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुआ, जिसके जवाब में डेंजी कहता है कि जब वो चेनसॉ का यूज़ करके फींड या डेविल्स को मारता है तो वो उनके लिए काफ़ी पेनफुल होता है। लेकिन डेंजी चाहता था कि ये उसके लिए इतना पेनफुल ना हो, इसलिए उसने एक्स का यूज़ किया। ये सुन के हायाकावा को गुस्सा आ जाता है और वो डेंजी से कहता है कि फींड भी किसी भी डेविल की तरह ही होता है। यहाँ पे सारे पुलिस ऑफिसर्स अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं ताकि वो अपनी फैमिलीज को सुरक्षित रख पाएं। हायाकावा की खुद की फैमिली भी उसकी आंखों के सामने एक डेविल के द्वारा मारी गई थी। डेविल्स को जितनी भी दर्दनाक मौत दी जाए वो कम है। आगे हायाकावा कहता है कि तुम यहाँ डेविल्स हंट करने आए हो या उनसे दोस्ती करने, जिसके जवाब में डेंजी कहता है कि अगर कोई डेविल उससे दोस्ती करना चाहता है तो वो खुशी खुशी उससे दोस्ती कर लेगा, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है। डेंजी सोचता है कि उसकी लाइफ अभी बहुत अच्छी है, उसके पास एक जॉब है, रहने के लिए जगह है, खाने के लिए अच्छा खाना है और सुंदर लड़कियों के साथ वक्त भी बिता रहा है, लेकिन अभी भी कुछ मिस कर रहा है वो जिंदगी में। तो रियलाइजेशन पे पहुंचता है कि उसकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है। तो एक सेंसिबल ह्यूमन बीइंग की तरह वो अपना एक गोल सेट करता है और उसका गोल ये है कि वो बूब्स को टच करना चाहता है। इसके बाद डेंजी और हायाकावा फिर से हेडक्वार्टर्स जाते हैं, जहां माकिमा डेंजी को कहती है कि वो एक पार्टनर असाइन कर रही है उसे, क्योंकि डेविल हंटिंग एक डेंजरस जॉब है। तो पेट्रोलिंग के लिए भी और स्मॉलर मिशंस के लिए भी 2 लोग कम से कम जाते हैं एज पार्टनर्स। डेंजी की पार्टनर एक फींड है जिसका नाम है पावर। डेंजी कहता है कि एक फींड को डेविल हंटर कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन वो सोचता है व्हाई नॉट। माकिमा बताती है कि पावर हायाकावा के स्क्वाड में पहले से ही है और काफ़ी रैशनल है, इसलिए वो उसके साथ काम कर रही है। आगे माकिमा कहती है क्योंकि स्पेशल डिवीजन 4 एक एक्सपेरिमेंटल डिवीजन है, तो अगर उन्होंने रिजल्ट्स नहीं दिखाए तो हायर एप्स कभी भी इस डिवीजन को टर्मिनेट कर सकते हैं और उन दोनों को डेविल की तरह फिर ट्रीट किया जाएगा। डेंजी और पावर पेट्रोल पे जाते हैं, लेकिन उन्हें एक भी डेविल नहीं दिख रहा होता है, जिस पे पावर कहती है कि वो फींड बनने से पहले बहुत ही पावरफुल डेविल हुआ करती थी, जिससे सब डेविल्स डरा करते थे। तो पावर की सेंट से ही डेविल्स भाग जाते हैं, इसीलिए उन्हें कोई डेविल दिख नहीं रहा है। तभी पावर को एक डेविल की स्मेल आती है, जिसे मारने के लिए वो उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। ये एक सी क्यूकम्बर डेविल होता है। पावर बिल्डिंग से जंप करती है और अपने ब्लड को एक हैमर की शेप में बना देती है और एक ही बार में उस डेविल को मार देती है। उस डेविल के चीथड़े चारों तरफ उड़ रहे होते हैं और बीच में खड़ी होकर पावर हंस रही होती है लाइक अ डेविल। ये सारी चीजें डेंजी ऊपर बिल्डिंग पे खड़ा होकर देख रहा होता है और अब वहाँ पुलिस ने घेरा बना के रखा और सफाई कर्मी वहाँ सफाई कर रहे हैं। हम देखते हैं कि वहाँ माकिमा भी पहुंची हुई है और वो उन दोनों से कहती है कि अगर कोई सिविलियन डेविल हंटर किसी डेविल को हैंडल कर रहा है तो किसी पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर का उसमें इंटरफेयर करना इलीगल है
और इसके लिए उन्हें अरेस्ट भी किया जा सकता है। वो आगे पावर से कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, और डेंजी से कहती है कि तुम्हें पावर को अपने कंट्रोल में रखना होगा। इससे डेंजी को समझ में आता है कि वो पावर की वजह से मुसीबत में भी फंस सकता है। माकिमा बताती है कि पावर एक फील्ड बनने से पहले बहुत ही पावरफुल ब्लड डेविल थी, तो उसे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, और शायद पावर डेविल हंटिंग के लिए बनी ही नहीं है। ये सुन के पावर डर जाती है और सारा इल्ज़ाम अपने डेंजी के मत्थे मरड़ देती है। वो कहती है कि डेंजी ने मुझे उस डेविल को मारने का हुक्म दिया था। डेंजी कहता है कि तुम इतना झूठ ऐसे कैसे कह सकती हो, और तुम्हें तो झूठ बोलने के लिए जेल हो जानी चाहिए। माकिमा दोनों को शांत कराती है, और किसी वजह से माकिमा से पावर बहुत डरती है और सहम से जाती है जब वो उसे शांत होने के लिए कहती है। माकिमा कहती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन किसके रास्ते में आया और गलती किसकी थी, वो बस दोनों को साथ में काम करते देखना चाहती है, वो भी अच्छे से, बिना किसी गलती के। पावर सहमी हुई से कहती है कि हाँ जी, हम ज़रूर ऐसा करेंगे, और हमारे डेंजी का ध्यान पावर की ब्रश पर ही होता है। इसे कहते हैं मैन ऑफ फोकस। अगले सीन में डेंजी और पावर वेंडिंग मशीन के पास होते हैं, जहाँ डेंजी वेंडिंग मशीन से एक ड्रिंक खरीद के पी रहा होता है, और वहीं पावर बस ड्रिंक्स को घूर रही होती है। इतने में वहाँ एक कैट आ जाती है और पावर का ध्यान उस पर जाता है। डेंजी कहता है उसके लिए ऐसे कभी भी कोल्ड ड्रिंक खरीद के पीना भी एक सपने जैसा है, लेकिन अगर वो ऐसे ही गलतियां करते रहे तो कोल्ड ड्रिंक पीना तो दूर की बात है, वो शायद जिंदा भी ना बचे। पावर जवाब देती है कि उसे बस कैट्स की कंपनी पसंद है, वो ह्यूमंस और डेविल से भी नफरत ही करती है, क्योंकि एक डेविल ने उसकी कैट, जिसे वो प्यार से मियावी बुलाती थी, किडनैप कर लिया है। इससे पहले कि वो मियाओ को बचा पाती, वो माकिमा के चंगुल में फंस गई। आगे पावर कहती है कि शायद मेरी प्यारी मियाई अब तक मर चुकी होगी, लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़ सकती हूँ, और मियावी को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे मुझे इंसानों के नौकरों जैसा ही काम क्यों ना करना पड़े। और ये बातें शायद डेंजी कभी ना समझ पाए। डेंजी कहता है, एक बिल्ली के लिए इतना सब कुछ करना तो महा बेवकूफ़ी है। हाँ, लेकिन मैं बूब्स के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिस पे पावर कहती है, शायद मैं ह्यूमंस को कभी ना समझ पाऊँ। इसके बाद पावर कहती है कि वो उसे अपने बूब्स टच करने देगी अगर डेंजी उसकी कैट डेविल से छुड़ाने में हेल्प करता है तो। ये सुनते ही डेंजी में अलग ही जोश आ जाता है, और वो गुस्से में कहता है कि उस डेविल की हिम्मत कैसे हुई एक बेचारी कैट को किडनैप करने की, वो इस डेविल को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद डेंजी और पावर वापस हेडक्वार्टर्स जाते हैं, जहां डेंजी पावर को टाउन से बाहर ले जाने की परमिशन लेता है, लेकिन उसे पावर को शाम 5 बजे तक वापस भी लाना होगा, यानी पावर को शहर के बाहर अकेले जाना भी अलाउड नहीं है। हम आगे देखते हैं कि डेंजी और पावर ट्रेन में बैठ के कैट को बचाने जा रहे होते हैं। पावर डेंजी से कहती है कि उसे पता है डेविल ने मियावी को कहाँ किडनैप करके रखा है, पर डेंजी को उससे फाइट करनी होगी, क्योंकि अगर वो पावर को देखेगा तो मियावी को शील्ड की तरह यूज़ करेगा। डेंजी पावर को बताता है कि उसके पास भी एक पेट हुआ करता था, जिसका नाम उसने पोचीता रखा था, लेकिन अब वो पोचीता को पेट नहीं कर सकता, पर इससे उसे ज़्यादा दुख नहीं है, क्योंकि वो अभी भी उसके दिल में जिंदा है। ये सुनकर पावर कहती है कि इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो मर चुका है। तुम ह्यूमंस कितने स्टूपिड हो, किसी का तुम्हारे दिल में जिंदा रहना उसकी मौत ही तो है। ये सब सिर्फ तुम खुद को दिलासा देने के लिए ही कहते हो। डेंजी उससे बहस नहीं करना चाहता है बिकॉज ऑफ गोल्स, और मन में सोचता है मुझे नहीं लगता हमारी कब बनने वाली है कभी। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ सीनियर्स ने माकिमा को बुलाया होता है। वो कहते हैं कि ऐसे रूमर सुनने में आ रहे हैं कि अमेरिकन्स डेविल्स को यूज़ कर रहे हैं मिलिट्री पर्पसेस के लिए। ये काफ़ी चिंता का विषय है, और वो उम्मीद करते हैं कि जापान को डेविल्स के अलावा किसी और दुश्मन से ना भिड़ना पड़े। वो आगे पूछते हैं कि जो नए डॉग स्क्वाड में ऐड किए थे वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ वो डेंजी और पावर के बारे में पूछ रहे हैं। माकिमा जवाब देती है, एक काफ़ी प्रॉमिसिंग है और दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। यह सुन के एक सीनियर कहता है, इंटरेस्टिंग? तुम्हारा काम इन डॉग्स को ढूंढ के काम पे लगाना है, उनसे अटैच मत हो जाना। अगले सीन में हमें हायाकावा और माकिमा देखते हैं। हायाकावा कहता है, डेंजी इंटरेस्टिंग नहीं डिस्गस्टिंग है। माकिमा बताती है कि हर डेविल नाम के साथ जन्म लेता है, जितना लोग उस नाम से डरते हैं वो डेविल उतना ही पावरफुल हो जाता है। जैसे कॉफ़ी से लोग नहीं डरते हैं तो एक कॉफ़ी डेविल काफ़ी वीक हो, वहीं कार से एक्सीडेंट्स में कितने लोग मरते हैं और एक कार डेविल काफ़ी स्ट्रांग होगा। ऐसे ही डेंजी एक चेनसॉ डेविल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जिस पर हायाकावा कहता है वो इंटरेस्टिंग हो सकता है पर वो किसी काम का नहीं है। जो भी डेविल सेफ्टी में काम करते हैं उनका कोई ना कोई रियल गोल या मोटिवेशन होता है, लेकिन डेंजी का गोल सिर्फ एक अच्छी लाइफ जीना ही है। इतना ही नहीं, उसे लगता है कि वो डेविल्स को दोस्त बना सकता है। वो सिर्फ एक बच्चा है, बेवकूफ़ बच्चा। अब डेंजी और पावर शहर से थोड़ा दूर बाहर आ गए हैं, जहाँ पावर एक घर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मियावी को और डेविल उस घर के अंदर हैं।
वो दोनों उस घर की ओर बढ़ने लगते हैं। डेंजी कहता है काश उसे अपनी चेनसॉ का यूज ना करना पड़े, उससे उसका काफी ब्लड लॉस होता है। पावर कहती है चेनसॉ, जिस पर डेंजी कहता है हाँ, मैं एक चेनसॉ मैन में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। पावर को लगता है कि डेंजी मजाक कर रहा है क्योंकि उसे अभी तक डेंजी की पावर्स के बारे में नहीं पता है। उसके बाद पावर को याद आता है कि पावर ने कहा था कि अगर डेविल ने उसे देख लिया तो वो मियाओ को हॉस्टेज की तरह यूज करेगा, तो उसे इस तरह घर के इतने पास नहीं जाना चाहिए। पावर कहती है ओ हाँ, मैंने ऐसा कुछ कहा था, है ना, और रुक जाती है। डेंजी को समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और अपनी कुल्हाड़ी से वार करने जाता है, लेकिन पावर उससे तेज निकलती है और अपने ब्लड हैमर से उसका सर फोड़ देती है, जिससे डेंजी बेहोश हो जाता है। इसके बाद पावर डेंजी को घसीट के घर के अंदर ले जाती है। घर के अंदर हमें एक बैट डेविल दिखता है। पावर कहती है कि जैसा उसने कहा था वो एक ह्यूमन को उसके खाने के लिए ले आई है। बैट डेविल डेंजी को उठाता है और कहता है देखो मेरे इस कटे हुए हाथ को, ये जख्म तुम्हारे जैसे इंसानों ने ही दिया है। इसी चोट की वजह से उसे छुप के रहना पड़ रहा है। डेंजी कहता है कि उसे इन सब से घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस पर बैट डेविल कहता है कि खाने को बात नहीं करनी चाहिए और वो ह्यूमंस के दिए वूंड को ह्यूमन के ब्लड से ही हील करेगा। इतना कह के वो डेंजी को निचोड़ने लगता है और उससे बाहर निकले खून को पी जाता है। खून पीते ही डेविल डेंजी को कमरे की दूसरी तरफ फेंक देता है क्योंकि उसे डेंजी का खून बहुत गंदा लगता है, क्योंकि डेंजी ह्यूमन नहीं, हाफ ह्यूमन और हाफ डेविल है। लेकिन फिर भी वो हील हो जाता है और हाथ से अपने छत तोड़ के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि अब उसे अपने मुंह का स्वाद ठीक करने के लिए किसी और इंसान का खून पीना पड़ेगा। फिर हमें नीचे पावर और डेंजी को दिखाया जाता है। पावर डेंजी से कहती है कि उसे यकीन नहीं होता डेंजी ने उसकी स्टोरी पे इतनी आसानी से भरोसा कैसे कर लिया। ह्यूमन सच में बड़े बेवकूफ़ होते हैं। बैट डेविल ऊपर खड़ा होकर पूरा मेन्यू तैयार कर रहा होता है। वो सोचता है कि कैसे वो बच्चों, प्रेग्नेंट वुमेन और आदमियों को खाने वाला है। तभी पावर बैट डेविल को आवाज़ लगाती है और कहती है कि डील के मुताबिक उसने उसे एक ह्यूमन ला के दिया और अब वो मियाओ को रिलीज़ कर दे। बैट डेविल कहता है कि मैंने ऐसा कहा तो था, लेकिन अभी तो इतना गंदा खाना खिलाने के लिए तुम्हें पनिश नहीं किया है मैंने। इतना कह के वो मियाओ को केज के साथ ही निगल जाता है। अब हमें पावर का पास्ट दिखाया जाता है जब वो मियाओ से पहली बार मिलती है। पावर उसे खाने का सोचती है, लेकिन वो कैट बहुत कमज़ोर होती है और उसके शरीर में बस हड्डियां ही दिख रही थी। तो पावर सोचती है कि पहले वो उसे खिला पिला के थोड़ा हट्टा कट्टा बनाएगी। इसके लिए वो उसे पालने लगती है और गाय का दूध भी पिलाती है। लेकिन अब वो मियाओ से अटैच हो गई है और उसे ये अजीब लगता है कि अभी तक जो उसके सामने आया उसे उसने मार डाला और सिर्फ उसे चीखने की आवाज़ें सुनने की ही आदत है। तो ऐसी आवाज़ सुनना जो डर और दर्द से चिल्ला ना रही हो, वो अजीब लगता है। तभी अचानक से वहाँ बैट डेविल पहुँच जाता है और मियाओ को किडनैप कर लेता है। वो पावर से कहता है कि अगर तुम इस बिल्ली को बचाना चाहती हो तो मुझे एक ह्यूमन ला के दो। अब हम पास से प्रेजेंट में ट्रांजिशन करते हैं और जहाँ पावर काफ़ी इमोशनल दिख रही है, वो डेंजी से कहती है कि तुमने कहा था कि तुम अब पोचिता को पेट नहीं कर सकते। अब मैं वो फीलिंग समझ सकती हूँ और ये बहुत बुरी फीलिंग है। तभी बैट डेविल पावर को भी उठाता है और निगल जाता है। वो कहता है कि इतना सारा गंदा खून पीने के बाद उसे कुछ ह्यूमंस का खून पीना है और अपने पंख खोल के शहर की तरफ उड़ पड़ता है। वो जा ही रहा होता है कि उसकी नज़र उसकी टांग पर पड़ती है जहाँ डेंजी लटका हुआ है और उसका खून पी रहा है। डेंजी चिल्लाता है मेरे बूब्स मुझे वापस दो। डेविल उसे अपना खून पीते हुए देख के हैरान होता है। वो कहता है कि वो तो डेंजी का खून भी नहीं पीना चाहता और उसे उछाल के हाथ में पकड़ लेता है। लेकिन इस बार डेंजी के हाथ में उसकी चेन की डोरी होती है। यहीं डेंजी याद करता है कि एक बार पोचिता डेंजी को मिल नहीं रहा था तो उसने सारा शहर छान मारा, लेकिन फिर भी उसे नहीं मिला। उसे डर लगने लगा था कि कहीं कोई डेविल पोचिता को खा ना गया हो। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि पोचिता पहले से ही वहां था, जो डेंजी के इंतजार में रो रहा था। उस रात डेंजी पोचिता को अपने सीने से लगा के सोया। डेंजी पावर के बारे में सोचता है कि उसे कैसा लगा होगा जब वो सोने की कोशिश करती होगी, ये जानते हुए कि मियाओ को किसी डेविल ने पकड़ रखा है। अब डेंजी डोरी खींच देता है और चेनसॉ डेविल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बैट डेविल का वही हाथ फिर से काट देता है जो अभी हील हुआ था। बैट डेविल चौंक जाता है और कहता है कि तुम एक डेविल हो। अगले सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो एक ऑफिस में काम कर रही होती है। उसी बिल्डिंग पे डेंजी और बैट डेविल गिरते हैं। डेंजी उस लड़की को वहां से भागने को कहता है। ये देख के बैट डेविल कहता है कि तुम एक डेविल हो, तुमने उसे जाने कैसे दिया। इतने में डेंजी उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है और उसे बिल्डिंग से बाहर फेंक मारता है। अब दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगती है। लड़ाई के दौरान डेंजी ह्यूमंस को दूर रहने के लिए कहता है और उन्हें बचाता रहता है। ये देख के बैट डेविल कहता है
अगर तुम इंसानों को इतना ही बचाना चाहते हो तो इसे बचाओ। इतना कह के वो डेंजी के ऊपर एक कार थ्रो करता है। डेंजी की हाथों की चेनसॉ अपने आप गायब हो जाती है और वो कार को कैच कर लेता है। ये देख के डेविल हैरान होता है कि इतनी ताकत इतने छोटे से शरीर में कैसे हो सकती है। डेंजी कहता है कि उसे किसी रैंडम डूड की जान की कोई भी चिंता नहीं है और वो कार वापस उसके मुंह पे दे मारता है, लेकिन वो आदमी कार से पहले ही कूद जाता है। कार डेविल के मुंह पे फट जाती है और वो गुस्से में एक पावरफुल शॉकवेव अटैक यूज करता है, जिसके अगेंस्ट डेंजी अपने पांव जमीन पे नहीं रख पाता और जाके पीछे उड़ पड़ता है, जहाँ बिल्डिंग भी टूट के गिर रही होती है। बैड डेविल को लगता है कि डेंजी मर गया होगा, तो इसलिए वो अब हील करने के लिए उस आदमी का खून पीना चाहता है। इतनी ही देर में डेंजी फिर से अपनी चेनसॉ स्टार्ट करता है, जिसपे हैरान होकर बैड डेविल पूछता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। डेंजी गुस्से में चिल्लाता है कि वो इतना सब कुछ सह रहा है, लेकिन अभी तक उसे बूस्ट छूने को नहीं मिले हैं, और अपने हाथों की चेनसॉ भी एक्टिवेट कर देता है। ये देख के डेविल डर जाता है और उस आदमी को छोड़ के एक पत्थर डेंजी की तरफ फेंक के बोलता है कि वो उससे दूर रहे। डेंजी पत्थर को आधे में काट देता है और डेविल की ओर कूद पड़ जाता है। डेविल डेंजी को पंच मारने की कोशिश करता है, पर डेंजी अपनी चेनसॉ से उसका हाथ काटता हुआ उसके मुंह पे दे मारता है, जिससे उसका थोपड़ा ही बिगड़ जाता है। आखिर में डेंजी अपनी तीनों चेनसॉ का यूज़ करके डेविल के स्टमक से आर पार हो जाता है और उसके इंटेस्टाइन उसके शरीर से बाहर आ जाते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है पावर के पास से। हमें दिखाया जाता है कि कैसे पावर अलग अलग जानवरों को और पक्षियों को मारकर खाया करती थी, लेकिन मियाओ के साथ उसका अलग ही लगाव था। तभी जब बैड डेविल ने मियाओ को किडनैप कर लिया, वो भागी भागी उसके लिए एक ह्यूमन के लिए शहर की तरफ दौड़ पड़ती है। पावर को लगता था कि एक लाइफ दूसरी लाइफ के बराबर होती है, पर अब वो पागलों जैसी भागी जा रही थी एक ह्यूमन की तलाश में, ताकि वो मियाओ को बचा पाए। इसी दौरान पावर रियलाइज करती है कि मियाओ से बहुत प्यार करती है और उसके लिए उसकी ज़िंदगी किसी ह्यूमन से बहुत ज़्यादा कीमती है। जब पावर आंखें खोलती है तो उसे मियाओ और डेंजी दिखते हैं, जो कि बिल्कुल सही सलामत हैं। पावर डेंजी से कहती है कि उसने उसे क्यों बचाया जबकि उसने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। डेंजी इशारों में बताता है जिसके जवाब में पावर कहती है कि इतना बेहुदा रीज़न है। वो आगे उससे माफ़ी मांगती है और कहती है क्योंकि अब मियाओ सेफ है, वो उसकी ब्रेस्ट को हाथ लगा सकता है। ये सुन के डेंजी खुशी से झूम उठता है, तभी उसका हाथ कट जाता है जैसे किसी ने कोई बड़ी गोली उसके हाथ से निकाल दी हो, और एक केचुए जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर उसके हाथ उठा के खा ही जाता है। इसे लीच डेविल कहते हैं, जो कि हमें एपिसोड के आगे में पता लगता है। डेंजी पावर से पूछता है कि क्या वो हिल सकती है, जिसके जवाब में वो ना कर देती है। वो कहती है कि डेंजी मियाओ को लेके वहाँ से भाग जाए, लेकिन डेंजी चेनसॉ मैन में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, पर उसने पहले ही काफ़ी ब्लड लूज़ कर दिया था और अब उसका हाथ भी कटने के कारण उसमें और भी खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसके सिर्फ सर पे चेनसॉ निकलती है, वो भी काफ़ी छोटी। वो मॉन्स्टर कहती है कि बैड डेविल उसका बॉयफ्रेंड था और वो उसे ढूंढ ही रही थी जब वो वहाँ पहुँची और देखा कि डेंजी ने उसे मार गिराया है। पर डेंजी भी काफ़ी क्यूट है, तो वो शायद उसे जाने दे। डेंजी पूछता है उन दोनों का क्या। डेविल कहती है उन्हें मरना होगा। डेंजी फाइटिंग स्टांस लेता है और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। डेविल डेंजी को पकड़ के दूर फेंकती है और चीज़ें उसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से फेंकती है, जिससे एक पोल भी टूट जाता है। डेंजी अपनी पोजीशन चेंज करता है, पर डेविल पोल बिल्डिंग पे मार के चारों ओर उसकी तरफ मलबे का ढेर और धुआं कर देती है, जिससे डेंजी को कुछ नहीं दिख रहा होता। तभी लीच डेविल टेंटिकल से उसके ऊपर एक तेज वार करती है, लेकिन डेंजी उसे अपने हाथों से ब्लॉक कर देता है। वहीं पावर ये देख के हैरान होती है कि डेंजी इतने खतरनाक डेविल से सिर्फ इसलिए लड़ रहा है ताकि वो ब्रेस्ट को छू पाए। तभी डेंजी डेविल के मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है, पर क्योंकि अब वो हवा में है और अपना बैलेंस खो चुका है, डेविल उस पर एक जोरदार हिट करती है। डेविल हैरान होकर कहती है कि तुम जैसे पपी ने बैटी को कैसे मार दिया। उन दोनों का सपना था कि वो सारे इंसानों को मार के खाना चाहते थे, और अब उसकी वजह से ये सपना कभी सच नहीं हो पाएगा। वो आगे कहती है कि तुम क्यूट हो, पर मुझे तुम्हें मारना होगा, जिस पर डेंजी कहता है कि वो बिना बूब्स को टच किए नहीं मरने वाला। दोनों के बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती है और डेंजी डोरी को खींच के चेनसॉ ऑन कर देता है और डेविल का गला काट देता है। लेकिन क्योंकि डेंजी की चेनसॉ काफ़ी छोटी थी, तो एक फ्लैश वुंड ही बन के रह जाता है। डेंजी कहता है कि सभी उसके सपने का मजाक उड़ाते हैं और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। किसी को रिवेंज लेना है, किसी को अपनी फैमिली बचानी है और पता नहीं क्या क्या। वो आगे चिल्लाता है कि
अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मेरा बूब्स का सपना तुम्हारे सपने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। इतना कह के वो डेविल के ऊपर कूद जाता है, पर कोई अटैक की ओपनिंग ना मिलने पर वापस नीचे उतर के बैट डेविल के इंटेस्टाइन से डेविल के पैरों को बांध के गिरा देता है और फिर से उसकी गर्दन पर वार करता है, जिससे वो डेविल चिढ़ जाती है और उस पर अपने टेंटिकल से अटैक करने लगती है। डेंजी बेहोश होने ही वाला होता है कि वो वापस उठ खड़ा होता है और डेविल पे पीछे से अटैक करता है। इस बार फिर से वो उसकी गर्दन पे अपनी चेनसॉ चलाना चाहता है, पर वो अपनी जीभ डेंजी के सीने से बाहर निकाल देती है और उसे खाने जा रही होती है। उसी वक्त वहाँ हायाकावा पहुँचता है और एक डेविल को समन करता है जो एक वुल्फ डेविल होता है और उस लीच डेविल को खा जाता है। हायाकावा के साथ कुछ रूकी डेविल हंटर्स भी होते हैं और उनमें से एक सीनियर भी होता है। उन रूकी डेविल हंटर्स को हायाकावा सर्च एंड रेस्क्यू का मिशन देता है। जो सीनियर डेविल हंटर होती है उसका नाम हिमेनो है। हायाकावा उसे सतर्क रहने को कहता है अगर कोई नया डेविल आए तो। हायाकावा कैट को वेटनरेनियन के पास चेकअप के लिए भेजता है और डेंजी को हॉस्पिटल ले जाता है। जब डेंजी आंखें खोलता है तो हायाकावा उसके बेड की साइड में ही बैठा होता है और उसके लिए एप्पल्स काट रहा होता है। वो डेंजी को बताता है कि उसे डेंजी का कटा हुआ हाथ मिला, जिसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मदद से वापस जोड़ दिया गया। वो आगे कहता है कि तुम बिल्कुल एक डेविल की तरह हो। डेंजी हायाकावा से उसे फॉक्स डेविल के बारे में पूछता है। तब हायाकावा बताता है कि डेविल हंटर्स डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म करते हैं ताकि वो दूसरे डेविल्स के साथ लड़ सकें और बदले में उनके शरीर का कुछ हिस्सा उन्हें ऑफरिंग की तरह देना पड़ता है। और इस बार हायाकावा को अपनी स्किन देनी पड़ी एक ऑफरिंग के रूप में। वो डेंजी से कहता है कि सारे डेविल्स बस इंसानों की मौत ही चाहते हैं, जिस पे डेंजी कहता है कि पावर तो ऐसी नहीं है। हायाकावा डेंजी से कहता है कि जब वो उस घर के पास गए जहाँ बैड डेविल था तो उन्होंने डेंजी के खून की ट्रेल देखी जो घर के अंदर जा रही थी। उसे पता है कि पावर ने डेंजी पे अटैक किया था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा कि वो फिर से एक डेविल को क्यों बचाना चाहता है। डेंजी कहता है मुझे याद नहीं ऐसा हुआ था क्या, जिस पर हायाकावा कहता है कि अगर वो और जांच पड़ताल करता है और सब कुछ हायर अप्स को रिपोर्ट कर देता है तो पावर और डेंजी दोनों की ही जान पर बनाएगी। लेकिन क्योंकि किसी की जान नहीं गई तो वो एक कंडीशन पे इस बात को यहीं दबाने को तैयार है। हायाकावा कहता है कि अगर तुम ये ज़िंदगी बरकरार रखना चाहते हो तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, वही करना होगा जो मैं कहूँ, क्योंकि तुम अभी निब्बे हो और मैं तुमसे पहले ही इस काम को कर रहा हूँ। डेंजी हायाकावा की कंडीशन को मान लेता है और कहता है कि मेरा गोल तुम जैसा ग्रैंड चाहे ना हो, पर मैं इसे पूरा करने के लिए उतना ही सीरियस हूँ। रूम के बाहर पावर हथकड़ियों में खड़ी होती है जिस पे हिमोनो नज़र रख रही है। पावर कहती है कि देखो मैं इनोसेंट हूँ, अब क्या तुम प्लीज़ इसे खोलोगे। ये सुन के हिमेनो कहती है कि क्या ऐसा करना सही होगा। अगर ये फींड किसी की जान लेती है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी क्योंकि तुमने इसे ज़िंदा छोड़ा। हायाकावा जवाब देता है कि हम डेविल हंटर्स हैं और हम सिर्फ इनका यूज़ कर रहे हैं, इन्हें दोस्त नहीं बना रहे। हायाकावा हेडक्वार्टर्स पहुंचता है माकिमा को रिपोर्ट देने के लिए। हायाकावा रिपोर्ट में बताता है कि डेंजी और पावर अपने पेट्रोलिंग एरिया से बाहर गए थे जब उन्हें एक हाउस दिखता है जहां बैड डेविल मिलता है। डेंजी ने चेनसॉ का यूज़ करके बैड डेविल को मार दिया, तभी उन पे एक लीच डेविल ने अटैक कर दिया जिसे डिवीज़न 4 ने ख़त्म कर दिया। माकिमा हायाकावा से कहती है कि बिना किसी को पता लगे कुछ ज़्यादा ही दूर चले गए थे ये। पेट्रोल के एरिया से बाहर जाना रेगुलेशंस के ख़िलाफ़ है। हायाकावा कहता है कि ये सब उनकी बेवकूफ़ी का नतीजा है और क्योंकि उन्होंने 2 डेविल्स को भी मार गिराया और किसी की जान भी नहीं गई तो उन्हें माफ़ किया जा सकता है। माकिमा मान जाती है और हायाकावा से कहती है कि अब वो बदल गया है, शायद ये डेंजी का असर है। हायाकावा जवाब देता है कि वो बिल्कुल नहीं बदला। अगले सीन में हम देखते हैं कि पावर भी अब हायाकावा के घर रहने आ जाती है। हायाकावा माकिमा को फ़ोन करके पूछता है कि पावर भी अब उसके पास क्यों रहने आई है। माकिमा बताती है कि वो पावर को भी अपने घर में एक रूम में रहने दे क्योंकि वो उन दोनों को कंट्रोल में रख सकता है। हायाकावा पूछता है कि सभी पागलों को मेरे मत्थे क्यों मढ़ा जा रहा है, जिसके जवाब में माकिमा कहती है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा भरोसा वो उसी पे करती है और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पावर ने कहा है कि वो तमीज़ से पेश आएगी। हम देखते हैं कि पावर अपनी प्लेट में से वेजिटेबल्स फेंक देती है क्योंकि उसे वो पसंद नहीं है। हायाकावा उसे ऐसा करने से मना करता है और डेंजी एक कैरेट के टुकड़े को कैच करके पावर को थोड़ी रिस्पेक्ट शो करने को कहता है उन फार्मर्स के लिए जिन्होंने ये सब्जियां उगाई हैं। अगले सीन में पावर डेंजी को उनकी डील के बारे में याद दिलाती है और कहती है कि वो उसकी ब्रेस्ट को 3 बार स्क्वीज़ कर सकता है क्योंकि उसने मियायू को बचाया, फिर बैड डेविल को मारा और आखिर में डेविल हंटर से झूठ बोला उसके लिए।
तो इन सब के बदले में उसने 3 स्क्वीज अर्न की हैं। यहीं ख़त्म हो जाता है हमारा चौथा एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत वहीं होती है जहां एपिसोड नंबर 4 ख़त्म हुआ था। पावर ने डील के मुताबिक डेंजी को अपने बूब्स टच करने की इजाज़त दे दी है और डेंजी यहाँ काफ़ी नर्वस होता है और उसकी सांस भी काफ़ी तेज़ चल रही होती है। डेंजी पावर के बूब्स को प्रेस करता है, तभी कुछ नीचे गिर जाता है। डेंजी उसे उठाता है और पूछता है कि ये क्या है। पावर बताती है कि ये पैडिंग है जिससे उसके बूब्स बड़े दिखते हैं। वो आगे कहती है कि 2 बार और बाकी है और डेंजी वैसे शॉक्ड फेस के साथ आगे का कार्यक्रम करता है। पावर वहाँ से चली जाती है और डेंजी अभी भी शॉक में होता है और कहता है कि बस यही था। डेंजी अगली सुबह तक सदमे में ही होता है, घर में भी और जब वो पावर के साथ हेडक्वार्टर्स जा रहा होता है तब भी। आगे हम देखते हैं कि डेंजी अलग अलग पेपर पे स्टैंप लगा रहा है। ये पेपर बेसिकली अपॉलजी लेटर्स हैं, कंफर्मेशन लेटर हैं कि डेविल की बॉडी को यूज़ कर गया है। यहाँ भी डेंजी शॉक में ही स्टैंप लगा रहा होता है। माकिमा के पूछने पर वो बताता है कि जो वो हमेशा से चाहता था उसे वो मिल गया, पर उसे पाके उसे उतनी खुशी नहीं हो रही जितना उसने सोचा था। वो आगे बताता है कि अगर उसने कुछ और पाने की इच्छा की और अगर वो उसे मिल गया तो क्या उसे उतनी खुशी होगी। माकिमा डेंजी से पूछती है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। डेंजी उसे कहता है कि उसने एक लड़की के बूब्स पहली बार टच किए और वो एक्सपीरियंस उतना ग्रेट नहीं था जितना उसने सोचा था। उसके बाद माकिमा डेंजी का हाथ अपने हाथ में लेती है और उससे कहती है कि ऐसे एक्सपीरियंस तभी मैटर करते हैं जब तुम उस पर्सन के करीब हो। और थोड़ा सा सीन चलता है जो तुम्हें मैं कह के नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो ये एरोटिका बन जाएगा। लास्ट में माकिमा डेंजी का हाथ अपने ब्रेस्ट पे रखती है, जिस पे डेंजी का रिएक्शन ऐसा होता है जैसे उसे करंट लगा हो। वो चेयर से पीछे जाके गिरता है और एक हाथ उसका अपने दिल पे होता है जबकि वो दूसरे हाथ को ऊपर उठा के देख रहा होता है। इसके बाद माकिमा कहती है कि अगर उसे एतराज़ ना हो तो उसकी एक रिक्वेस्ट है। माकिमा डेंजी को कहती है कि वो चाहती है कि डेंजी गन डेविल को मारे। गन डेविल 13 साल पहले पहली बार अमेरिका में दिखाई दिया था। ये एक बहुत पावरफुल डेविल है जिसे सभी डेविल हंटर्स मारना चाहते हैं, पर क्योंकि डेंजी एक स्पेशल डेविल हंटर है, माकिमा को लगता है कि वो गन डेविल को मार सकता है। माकिमा आगे कहती है कि अगर डेंजी गन डेविल को मार देता है तो वो उसकी कोई भी एक विश पूरी करेगी, चाहे वो विश कुछ भी हो। डेंजी का मुंह अभी भी लाल होता है और वो एक्साइटेड होकर माकिमा से पूछता है, मतलब अगर मैंने गन डेविल को मार दिया तो तुम जो भी मैं कहूँगा वो करोगी। माकिमा इसका जवाब हाँ में देती है। माकिमा बताती है कि पहले डेविल के खिलाफ गन्स का यूज़ बहुत होता था, तो सिविलियंस के पास भी गन ज़्यादा होने लगी। इसकी वजह से उन्होंने आपस के झगड़ों में भी गन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इससे लोग गन से और डरने लगे। फिर अमेरिका में एक बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें बहुत सारी गन्स का यूज़ हुआ था, तभी गन डेविल को पहली बार देखा गया। हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें बड़ा भाई अपने पिता से बाहर साथ में खेलने के लिए कहता है, पर वो मना कर देता है क्योंकि छोटा बेटा उसका बीमार होता है और उन्हें वो कहानियाँ सुना रहे होते हैं। ये सुन के बड़ा बेटा नाराज़ हो जाता है और कहता है कि वो तो हमेशा बीमार रहता है और वो अकेला ही बाहर चला जाता है। लेकिन अब छोटा बेटा भाई के साथ खेलना चाहता है और उसके पीछे वो बाहर चला जाता है। बड़ा भाई उसके साथ खेलने से मना कर देता है, पर छोटा भाई उसके ऊपर स्नो फेंक के मारता है। फिर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर स्नो बॉल्स फेंकने लगते हैं। छोटे भाई ने क्योंकि ग्लव्स नहीं डाले होते तो बड़ा भाई उसे घर जाके ग्लव्स पहनने को कहता है और कहता है कि वो बाहर आके कैच खेलेंगे। छोटा भाई खुश होकर घर के अंदर जाता है ग्लव्स पहनने के लिए, पर तभी उनका पूरा का पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमें पता चलता है कि ये सारी तबाही गन डेविल ने की थी। उसने 5 मिनट के अंदर 1.2 मिलियन लोगों की जान ले ली थी। उसी वक्त से गन डेविल को किसी ने नहीं देखा। इस इंसिडेंट के बाद से लोगों में डेविल्स का डर और बढ़ गया, जिससे डेविल्स और पावरफुल हो गए और गन डेविल को कमज़ोर करने के लिए गन कंट्रोल्स भी स्ट्रिक्ट कर दिए गए। इसके साथ ही न्यूज़ में भी डेविल्स के इंसिडेंट्स कम दिखाए जाने लगे ताकि लोगों में उनका डर कम हो। डेंजी कहता है कि मुझे उतना समझ नहीं आया, पर शायद ये डेविल इतना स्ट्रांग है कि बताया नहीं जा सकता। माकिमा पूछती है कि क्या वो उसे मार सकता है, जिस पे डेंजी कहता है कि अगर वो बिना किसी लिमिट के लड़े तो बिल्कुल। माकिमा कहती है कि तो हमें अब गन डेविल को ढूंढना पड़ेगा। वो इतना कह के एक बॉक्स खोलती है जिसमें गन डेविल के पीसेस होते हैं। अगर कोई डेविल गन डेविल के किसी भी पीस को खा जाता है तो उसकी पावर अपने आप बढ़ जाती है, चाहे वो किसी भी टाइप का डेविल क्यों ना हो। माकिमा दिखाती है कि ये पीसेस आपस में अट्रैक्ट होते हैं, तो स्मॉल पीस हमेशा बड़े पीस की ओर अट्रैक्ट होती है। तो अगर उन्होंने जो लार्ज इनफ पीस कोई कलेक्ट कर लिया या फिर छोटे छोटे पीसेस को इकट्ठा करके काफ़ी लार्ज पीस बना लिया, तो वो अपने आप जो गन डेविल की मेन बॉडी है उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी। वहीं हमें हायाकावा और हिमेनो के पास दिखाया जाता है, जो उन्होंने एक फ़िश डेविल को मारा है जिसके अंदर से
एक गन डेविल का पीस निकलता है। हिमेनो कहती है कि इससे ये तो पता लग गया कि इतना कमज़ोर डेविल इतना पावरफुल कैसे हुआ, पर उस डेविल को ये पीस कहीं मिला या फिर किसी ने उसको खिलाया। हायाकावा कहते हैं कि इससे उनका जॉब पे कोई बदलाव नहीं आता है, वो बस डेविल्स को मारते रहेंगे और इवेंचुअली गन डेविल को भी ढूंढ लेंगे। और अब हमें पता चलता है कि जो फैमिली हमें पहले दिखी थी वो हायाकावा की फैमिली थी और उसमें जो बड़ा बेटा था वो हायाकावा ही था। अगले सीन में हमें पता चलता है कि पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट को एक डेविल एक्सटर्मिनेशन की रिक्वेस्ट आती है। ये डेविल एक होटल में है और उस होटल में कितने लोग हैं या नहीं हैं इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जितने भी सिविलियन डेविल हंटर्स उसे मारने गए थे उनकी मौत हो चुकी है। उन्हें लगता है कि उस डेविल ने भी गन डेविल का एक पीस कंज्यूम किया है। इस डेविल को मारने के लिए स्पेशल डिवीजन 4 को सेंड किया जाता है। हायाकावा गन डेविल के एक पीस से ये कंफर्म करता है कि जो भी डेविल अंदर है उसने भी गन डेविल का एक पीस कंज्यूम किया है। इस पर डेंजी कहता है कि क्या पता ये गन डेविल ही हो, लेकिन हायाकावा बताता है कि जितना ज़्यादा गन डेविल की बॉडी का पीस हो अट्रैक्शन उतना ही होगा, क्योंकि वो छोटा पीस बहुत कम अट्रैक्ट हो रहा है, ये तो गन डेविल हो ही नहीं सकता। डेंजी और पावर मोनोटोनस टोन में बात कर रहे होते हैं, जिस पे हायाकावा कहता है कि मैंने तुम्हें तमीज़ से पेश आने को कहा था। ये सुन के डेंजी और पावर चिढ़ाने लगते हैं और ज़्यादा हायाकावा को। तभी हायाकावा दोनों को च्युइंगम दिखाता है, जिसके लिए दोनों हायाकावा को मिस्टर हायाकावा और सर बुलाने लगते हैं। उनमें से एक डेविल हंटर हिरोकाजु अराई कहता है कि क्योंकि अब हमें एक डेविल से लड़ना है तो क्या हम इन दोनों पे भरोसा कर सकते हैं। उनमें से एक फींड है और एक कोई नल्ला है, जिस पे हायाकावा कहता है कि हम डेविल से नहीं लड़ेंगे बल्कि ये दोनों लड़ेंगे, और उस दौरान अगर इनमें से कोई भागने की कोशिश करता है या हम पे हमला करेगा तो हम इन्हें मार देंगे। ये सुन के पावर कहती है कि तुम हमें बलि के बकरे जैसा ट्रीट कर रहे हो। हायाकावा जवाब देता है कि तुम्हारे कोई राइट्स नहीं है। डेंजी और पावर एक दूसरे से खुसफुस करने लगते हैं कि हायाकावा बहुत गुस्से में लग रहा है, शायद जो सुबह हमने प्रैंक किया था वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। ये सब सुन के हायाकावा और गुस्से में कहता है कि तुम लोग उसे प्रैंक कहते हो, उसके लिए मैं तुम्हारा मर्डर कर सकता हूँ। हिमेनो कहती है कि वाह ऐसा क्या हुआ था, और हायाकावा को उन दोनों से थोड़ा नरमी से पेश आने को कहती है। वो आगे बोलती है कि जिसने भी इस डेविल को मारा वो उसे गाल पे किस देगी। अराई ये सुन के कहता है कि एक यंग वुमन को ऐसा नहीं करना चाहिए, पर हिमेनो कहती है कि रिवॉर्ड मोटिवेशन में हेल्प करेगी। ये सुन के डेंजी कहता है कि उसे काफ़ी मोटिवेशन पहले ही मिल चुकी है तो वो अपनी किस अपने पास रख सकती है। वो अपनी पहली किस किसी और को देना चाहता है और उसके लिए ही वो गन डेविल के सारे पीसेस भी इकट्ठा करेगा। और वैसे भी सेक्स स्टफ में तभी मज़ा आता है जब दो लोग एक दूसरे को जानते हों और समझते हों, और वो तो उसका नाम भी नहीं जाता तो उसकी किस से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब सुन के हिमेनो उसके पास जाती है और कहती है अगर डेंजी ने उस डेविल को मारा तो वो उसे टंग किस करेगी। सुन के डेंजी अकेला ही बिल्डिंग में उस डेविल को मारने के लिए निकल पड़ता है। उसके पीछे अराई होता है जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि अकेला जाना डेंजरस है। वो डेंजी को रोक के कहता है कि हिमेनो उसे बहुत अच्छे से पेश आती है और उसी ने उसको पिछले 6 महीनों में ट्रेन किया है। तुझ जैसे इंसान को किस मैं उसे नहीं करने दूंगा और इससे अच्छा वो मुझे गाल पे ही किस कर दे। सारे रुकीज़ में बहस छिड़ रही होती है और पावर भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। इधर हायाकावा हिमेनो से पूछता है कि वो इन रुकीज़ के बारे में क्या सोचती है। वो कहती है कि अराई ज़्यादा पावरफुल नहीं है पर वो मोटिवेटेड है। कोबैनी पावरफुल है पर वो हमेशा नर्वस रहती है। हिमेनो हायाकावा से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है इनमें से कोई सर्वाइव कर पाएगा। हायाकावा कहता है कि ज़्यादातर डेविल हंटर्स मर जाते हैं या 1 साल बाद प्राइवेट डेविल हंटर्स बन जाते हैं, चाहे वो कितने भी स्ट्रांग हो। हिमेनो कहती है कि ये कोई जवाब नहीं है और कहती है कि प्लीज़ मरना मत। हिमेनो को पास दिखाया जाता है। हिमेनो इंजर्ड है और उसके पार्टनर की डेथ हो चुकी है। हिमेनो का सीनियर उसे नया पार्टनर असाइन करता है जो कि हायाकावा होता है और कहता है कि ये थोड़ा बदतमीज़ है पर मैंने इसे अच्छे से ट्रेन किया है। हिमेनो उससे पूछती है कि क्या तुम किसी काम के हो। हायाकावा कहता है शायद। हिमेनो बताती है कि वो उसका 6th पार्टनर है, बाकी सब मर चुके हैं क्योंकि वो यूज़लेस थे, और हायाकावा से कहती है कि प्लीज़ मरना मत। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ सारी गैंग 8th फ्लोर पे है, जहाँ के एक रूम का दरवाज़ा खुलता है। इससे एक डेविल बाहर निकलता है। इस डेविल का बस सर इंसानों जैसा है और इसके सर में एक तरफ हाथ है और एक तरफ पैर है। डेविल को बेनी पे अटैक करता है पर हिमेनो उसे हवा में ही रोक देती है और पावर अपने ब्लड एक्स से उसको मार देती है। पावर उसे मारने के बाद कहती है कि देखा तुमने, वो मेरी ताकत से ही डर के अटक गया था हवा में। हिमेनो बताती है कि ये उसकी पावर थी। उसने गोस्ट डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और अपनी राइट आई ऑफर की जिसके बदले वो गोस्ट डेविल का राइट हैंड यूज़ कर सकती है।
ये घोस्ट एंड इनविजिबल है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी। हायाकावा चेक करता है और बताता है कि इससे वो पीस अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ये वो डेविल नहीं है जिसे वो मारने आए हैं। ये बोल के वो सब ऊपर वाले फ्लोर पे चलने लगते हैं, लेकिन वो वापस 8th फ्लोर पे ही पहुंच जाते हैं। और जब अराई चेक करने के लिए नीचे जाने की कोशिश करता है तो वो फिर से घूम के 8th फ्लोर पे ही आता है, जैसे वो 9th से 8th फ्लोर पे आ रहा हो। तो अराई 7th फ्लोर पे पहुंचने की जगह वापस से 8th फ्लोर पे ही घूम के आ जाता है। ये देख के सभी लोग डर जाते हैं और सबसे ज़्यादा डर कोबैनी को लगता है। हिमेनो फिर से चेक करने के लिए कोबैनी को दोनों हाथों पे पीस का साइन बनाने को कहती है और कहती है कि वो वहीं से ही खड़े रहे। हिमेनो स्टेयर से 7th फ्लोर पे जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो 7th फ्लोर पे पहुंचने की जगह वो फिर से 8th फ्लोर पर ही पहुंच जाती है। ये देख के कोबैनी और डर जाती है और चिल्ला उठती है। अब हिमेनो भी थोड़ी डरी हुई सी दिखती है। वो आकी से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। आकी कहता है कि ज़रूर किसी डेविल की पावर्स यहाँ काम कर रही हैं। वो कोबैनी को एक रूम के दरवाजे के बाहर खड़ा कर देता है और उस रूम के अंदर जाता है। रूम के अंदर वो देखता है कि खिड़कियों से बाहर दिखने के बजाय एक और रूम दिख रहा है। आकी खिड़की से उस दूसरे रूम के अंदर जाता है और जब वो उस रूम के दरवाजे से बाहर निकलता है तो वो कोबैनी के पीछे पहुंच जाता है। उसी वक्त डेंजी भी आकी के साइड वाले रूम से बाहर निकलता है और कहता है कि खिड़कियों से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। उनमें से गुजरने के बाद बस वो उसके ऑपोजिट वाले रूम में पहुंच जाते हैं। आकी कहता है कि हाँ, इतना तो मुझे पता ही लग गया, हम 8th फ्लोर पे ट्रैप्ड हैं। वो सब जितनी भी कोशिश करें किसी और फ्लोर पे जाने की, वो घूमकर 8th फ्लोर पर ही आ जाते हैं। एलिवेटर्स भी किसी वजह से काम नहीं कर रहे हैं। किसी भी रूम या विंडो से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने सीलिंग से भी बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर से 8th फ्लोर पर ही आ गए। डेंजी कहता है कि पावर के उस डेविल को मारने की वजह से ही ऐसा हुआ है। शायद वो डेविल इस पावर को यूज़ कर रहा था उन्हें वहाँ ट्रैप्ड रखने के लिए, और जब पावर ने उसे मार दिया तो ये पावर अभी तक चल रही है। पावर पिछली बार की तरह फिर से डेंजी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि उसने उसे ही डेविल को मारने को कहा था, और दोनों में बहस छिड़ जाती है। आकी बताता है कि डेविल की मौत होने पर उसकी पावर अपने आप रिलीज़ हो जाती है, तो डेंजी गलत है। हिमेनो आकी से पूछती है कि क्या गन डेविल का फ्लैश कुछ रिएक्ट कर रहा है, पर आकी कहता है कि वो फ्लैश का पीस बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। हिमेनो को लगता है कि जिस डेविल को उन्होंने पहले मारा था वो बस एक बेट था और उसका इस्तेमाल करके किसी और डेविल ने उन्हें ऐसे फंसाया है। अराई कहता है कि अगर कई दिनों तक उनकी कोई खबर बाहर नहीं गई तो ज़रूर और भी डेविल हंटर्स आएंगे उनकी मदद करने के लिए। ये सुनकर हिमेनो कहती है कि अगर ऐसा होता है तो बस हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो भी हमारी तरह इस ट्रैप में ना फंस जाएं। इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा असर कोबैनी पे होता है। वो बोलने लगती है कि वो यहाँ भूखे मर जाएंगे। अराई उसे हिम्मत रखने को कहता है और याद दिलाता है कि वो डेविल हंटर इसलिए बनी ताकि वो अपने भाई को कॉलेज भेज पाए, लेकिन वो बताती है कि उसे उसके पेरेंट्स ने मजबूर किया था। वो चाहते थे कि उसका बड़ा भाई कॉलेज जाए, तो उसे पैसे कमाने के लिए डेविल हंटर बनना पड़ा। उसके पास डेविल हंटर बनने के अलावा सिर्फ एक प्रोस्टिट्यूशन ही ऑप्शन था, तो इसलिए वो डेविल हंटर ही बनी। वो आगे रोते हुए कहती है कि उसकी भी इच्छा था कि वो कॉलेज जाए, लेकिन उसे लगता है कि अब वो मरने वाली है। ये सब पावर को बहुत फनी लगता है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अराई पावर को हंसने से मना करता है, पर उस पर इसका कोई असर नहीं होता। हिमेनो कोबैनी को समझाती है कि डेविल्स को फेयर बहुत पसंद है और वो डर के वही कर रही है जो कि वो डेविल चाहता है। फिर हिमेनो का ध्यान आकी पर जाता है और वो उससे पूछती है कि तुम भी परेशान दिख रहे हो, क्या बात है। आकी बताता है कि इस रूम और बाकी हर किसी रूम की घड़ियां 8:18 पर ही अटकी हुई हैं। ऐसा हो सकता है कि 8th फ्लोर पे टाइम भी रुका हुआ है। अगर ऐसा है तो कोई उन्हें बचाने नहीं आने वाला। डेंजी ये सब सुन के कहता है कि इसका मतलब हम जितना मर्जी सो सकते हैं। अराई गुस्से में कहता है कि तुम पागल हो क्या, हम शायद यहाँ हमेशा के लिए फंसे हुए हैं। पर डेंजी कहता है ऐसा हो सकता है, पर ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ हमेशा के लिए ना फंसे हों। जब तुम्हें कोई सोल्यूशन मिल जाए तो मुझे जगा देना। ये कह के वो सो जाता है। कुछ देर बाद हिमेनो डेंजी को जगाती है। डेंजी पूछता है कि क्या उन्हें वहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिला। हिमेनो बताती है कि उन्हें रास्ता तो नहीं मिला, पर उन्हें ये पता लगा कि इलेक्ट्रिसिटी अभी भी काम कर रही है और उन्हें कुछ खाने की चीज़ें भी मिली जो शायद उन गेस्ट ने छोड़ी थी जो वहाँ से भाग गए। सबकी हालत बहुत ख़राब है। आकी बिना रुके डेविल को ढूंढने में लगा हुआ है। हिमेनो ने उसे ब्रेक लेने को भी कहा था, पर वो नहीं रुका। शुरू में अराई कोबैनी की हेल्प कर रहा था, पर वो भी अब डर के मारे एक रूम में बंद पड़ा है। कोबैनी का दिमागी संतुलन भी काफ़ी बिगड़ गया है। उसने टॉयलेट का पानी पीने की कोशिश की थी तो हिमेनो को उसे बेहोश करना पड़ा।
हिमेनो को लगता है कि पावर के दिमाग में भी कुछ असर हुआ है क्योंकि वो नोबेल प्राइज़ जीतना चाहती है और कहती है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन के सेल्स टैक्स को 100% कर देगी। पर डेंजी बताता है कि वो हमेशा से ही ऐसी है। हिमेनो और आई और कोबैनी के रूम की खिड़की पे बैठ के सिगरेट पी रही होती है और कहती है कि ये उसकी लास्ट सिगरेट है और क्योंकि आकी मेहनत कर रहा है तो वो थोड़ा आराम कर सकती है। डेंजी कहता है कि ये ब्रांड की सिगरेट वही है जो कि आकी पीता है। हिमेनो बताती है कि आकी को सिगरेट पीना उसी ने सिखाया है। हमें आकी और हिमेनो का पास दिखाया जाता है। हिमेनो आकी को सिगरेट पीने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, ये कह के कि सोशल कॉन्वर्सेशंस के लिए ये अच्छी है, पर आकी मना कर देता है क्योंकि सिगरेट्स बोन के और हेल्थ के लिए काफ़ी ख़राब हैं और वो यहाँ दोस्त बनाने के लिए नहीं आया है। ये सुन के हिमेनो कहती है कि तुमने पब्लिक सेफ्टी ज्वाइन इसलिए की है ना ताकि तुम गन डेविल को मार पाओ, क्योंकि सिर्फ पब्लिक सेफ्टी ही गन डेविल के पीसेस को रख सकती है। ज़्यादातर डेविल हंटर्स की मौत बड़ी जल्दी हो जाती है, तो तुम्हारी जितनी भी ज़िंदगी बची है तुम्हें उसे एंजॉय करना चाहिए। आकी कहता है कि वो इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। हिमेनो कहती है कि काश ऐसा ही हो, क्योंकि जब पार्टनर मरते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की हिमेनो को चाटा मारती है, पर हिमेनो उसे कुछ नहीं कहती और ये सब आकी देख के हैरान होता है। वो उसके पास जाता है और पूछता है कि ये क्या था और वो कौन थी। हिमेनो बताती है कि वो उसके लास्ट पार्टनर की गर्लफ्रेंड थी। वो आगे कहती है कि ऐसा बहुत होता है, डेड पार्टनर के फ्रेंड्स या रिश्तेदार उनसे नफरत करने लगते हैं और ऐसे ही ट्रीट किए जाते हैं क्योंकि वो उन डेविल्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो अपना गुस्सा उन पे ही निकालते हैं। हिमेनो इसे अपने जॉब का ही हिस्सा समझती है। आकी ये सब सुन के उस लड़की के पीछे जाता है। जब वो वापस आता है तो हिमेनो पूछती है कि वो क्या करने गया था। आकी बताता है कि उसने उस लड़की के कपड़ों पे च्युइंगम चिपका दी है। आकी हिमेनो से कहता है कि उसे उन लोगों को उसे ऐसे ट्रीट नहीं करने देना चाहिए और ना ही उसे गिल्टी फील करना चाहिए। उसे ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, इसलिए उसने उसके कपड़ों पे च्युइंगम चिपका दी और अब वो इधर उधर ऐसे ही फिर रही होगी, उससे ये भी नहीं पता कि उसके कपड़ों पे च्युइंगम चिपकी है। ये सब सुन के हिमेनो हंसने लगती है। अगले सीन में हिमेनो और आकी डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ हिमेनो फिर से आकी को सिगरेट ऑफर करती है, पर आकी फिर से मना कर देता है। हिमेनो कहती है कि कम से कम वो एक सिगरेट तो पी ही सकता है क्योंकि हम बहुत दिनों तक साथ रहने वाले हैं। आकी मान जाता है और कहता है कि ये उसकी पहली और लास्ट सिगरेट होने वाली है। अब हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहां आकी कमरे में आके हिमेनो से सिगरेट मांगता है। हिमेनो कहती है सॉरी ये लास्ट है। आकी रिक्वेस्ट करता है कि वो ये सिगरेट उसे दे दे। आकी वो सिगरेट हिमेनो के मुंह से निकाल के पीने लगता है। डेंजी ये सब देख के चिल्लाता है कि तुम दोनों तो इनडायरेक्ट किस कर रहे हो। आकी डेंजी को शट अप बोलता है और बताता है कि जिस डेविल को उन्होंने मारा था वो अब बहुत बड़ा हो गया है। तभी वो डेविल एक रूम से बाहर निकलता है और आवाज़ सुन के ये सब भी बाहर चले जाते हैं। वो डेविल कहता है सुनो बेवकूफ़ इंसानों, मैं तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहा हूँ। मुझे डेंजी को खाने दो, जिंदा या मुर्दा। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं बाकी सबको यहाँ से जाने दूंगा। ये सुन के कोबैनी रूम से एक बड़ी नाइफ लेके बाहर आती है और डेंजी पे हमला कर देती है, पर आकी और हिमेनो उसे रोक देते हैं। आकी फॉक्स डेविल को समन करने की कोशिश करता है पर ऐसा नहीं कर पाता। फिर हिमेनो अपने घोस्ट हैंड का यूज़ करके उस डेविल पे अटैक करती है, जिससे डेविल को बहुत दर्द होता है और वो और भी बड़ा होने लगता है। डेविल कहता है ये मेरी मेन बॉडी नहीं है और तुम मेरे हार्ट तक कभी नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि तुम सब मेरे पेट में हो और 8th फ्लोर पे मेरी कोई भी वीकनेस नहीं है। वो आगे बोलता है कि यहाँ से बच के वो सब तभी जा सकते हैं अगर वो उसके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लें। डेंजी कहता है कि मेरे मरने के बाद भी तुम इन लोगों के नहीं जाने दोगे। हिमेनो कहती है ऐसा नहीं है, डेविल ने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का यूज़ किया था। इन वर्ड्स की बहुत पावर है अगर डेविल्स इन्वॉल्व होते हैं तो। अगर एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर दिया पर दूसरी पार्टी मुकर जाती है तो उस दूसरी पार्टी की मौत हो जाएगी। मतलब हम यहाँ से बच के जा सकते हैं अगर हमने तुम्हें मार दिया तो। अराई कहता है कि हमें डेंजी को मार देना चाहिए और इस डेविल को मारने का प्लान हम बाद में सोच सकते हैं जब वो वहाँ से बाहर निकल जाएं, वरना वो वहाँ भूखे मर जाएंगे। वो आगे कहता है कि डेविल हंटर्स को डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की इजाज़त है तो हमें उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आकी कहता है कि अगर वो डेंजी को खाना चाहता है तो उसमें उसका ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा है, तो हम उसकी मदद नहीं करने वाले। हिमेनो उसका साथ अग्री करती है। तभी पावर पीछे से कहती है कि हमें डेंजी को मार देना चाहिए क्योंकि अगर वो यहीं फंसी रही तो नोबेल प्राइज़ कभी नहीं जीत पाएगी। लेकिन आकी कहता है कि फिएंड्स डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर उसने डेंजी को मार भी दिया तो वो डेविल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
वो आगे कहता है कि हम डेविल हंटर्स हैं और हम सिर्फ डेविल्स को ही मारते हैं। हिमेनो और आकी वहाँ से निकलने के प्लान के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी आकी कहता है कि अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो वो अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करेगा, लेकिन हिमेनो उसे ऐसा करने से मना कर देती है। डेंजी कहता है कि अगर वो स्वॉर्ड हमें यहाँ से बाहर निकालने में मदद कर सकती है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करेगा। हिमेनो कहती है कि उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल तब भी नहीं करना चाहिए जब वो उनका लास्ट ऑप्शन हो। अगर ऐसी नौबत आती है तो डेंजी को ही मरना पड़ेगा। वहीं रूम में हम देखते हैं कि पावर सब कुछ खा चुकी है और अराई उसे रंगे हाथों पकड़ भी लेता है, लेकिन वो सरेआम मुकर जाती है और कहती है कि डेंजी ने सब कुछ खाया। तभी पीछे से कोबेनी आती है और कहती है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो पावर की वजह से हो रहा है। ये ज़रूर उसकी शक्तियों का काम है कि वहाँ अभी तक वो फंसे हुए हैं। कोबेनी पावर को मारना चाहती है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। अराई उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो कहती है कि वो एक डेविल की साइड ले रहा है, मतलब वो एक स्पाई है। इतना कह के कोबेनी अराई की गर्दन पर नाइफ रख देती है। अब क्योंकि अराई और कोबेनी दोनों का फियर बढ़ चुका है, वो डेविल और बड़ा होने लगता है, जिसकी वजह से हिमेनो, डेंजी और आकी को वहाँ से भागना पड़ता है। डेविल कहता है कि जितना तुम लोग डरोगे उतना ही मैं बड़ा होता जाऊंगा, तो और डरो, मेरा खौफ अपने दिलों में और बढ़ने दो। मैं ही चेनसॉ डेविल को मारूंगा, मैं द इटर्निटी डेविल। फिर फ्लोर टिल्ट होने लगता है, जिसकी वजह से सब कुछ डेविल की डायरेक्शन में गिरने लगता है, पर तीनों किसी तरह एक रूम के डोर पे जाके बच जाते हैं। डेविल अपना मुंह खोल के रखता है और कहता है कि मुझे डेंजी का हार्ट दो। सामने वाले रूम से अराई और कोबेनी दोनों कहते हैं कि उनके पास वक्त बहुत कम है, प्लीज कोई डेंजी को मार के उस डेविल को खिला दो। ये सब सुन के आकी अपनी स्वॉर्ड यूज करने वाला होता है, पर हिमेनो उसे अपने घोस्ट हैंड्स का यूज करके रोक देती है। वो कहती है कि अगर आकी ने अपनी स्वॉर्ड का यूज किया तो वो शायद वहाँ से बच के बाहर निकल जाएंगे, पर वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि आकी की लाइफ कई साल कम हो जाएगी और उसके लिए जीने को अभी बहुत कुछ है। वो डेंजी को सॉरी बोलती है। तभी पीछे से अराई डेंजी पे कूद जाता है और उसे नीचे पकड़ के रखता है। ये सब देख के पावर हंस रही होती है और कोबेनी डेंजी के ऊपर चाकू से हमला करती है, पर ऐन वक्त पे आकी बीच में आ जाता है और चाकू उसकी चेस्ट के साइड में लगती है। आकी कहता है कि डेंजी चाहे एक सी आदमी हो, पर वो भी गन डेविल को मारना चाहता है और मैं भी गन डेविल को मारना चाहता हूँ, पर मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे ऐसे डेविल हंटर्स चाहिए होंगे जो इससे लड़ने की हिम्मत रखें। चाहे मेरी मौत भी हो जाए, पर मैं डेंजी को नहीं मरने दूंगा। डेंजी पावर से कहता है कि वो ब्लड डेविल है, तो क्या वो आकी का खून बहने से नहीं रोक सकती। पावर कहती है कि उसका अपने ब्लड पर ही 100% कंट्रोल है। दूसरे के ब्लड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, पर वो कोशिश करेगी, क्योंकि अगर वो मर गया तो उसे नया बावर्ची ढूंढना पड़ेगा। हिमेनो को अब डर लगने लगा है कि कहीं आकी भी उसके बाकी के पार्टनर्स जैसे मर ना जाए। आकी से रोते हुए पूछती है कि वो अब क्या करें। कोबेनी कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती डेंजी की है। अगर उसने डेविल को खुद को खाने दिया होता तो ये सब कुछ कब का ख़त्म हो गया होता। डेंजी कहता है हाँ ठीक है, लगता है खाने का टाइम हो ही गया है, पर मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। और अगर मैंने डेविल को मार दिया तो उसे वो किस चाहिए जो हिमेनो ने प्रॉमिस की थी। पावर पूछती है तुम्हारे पास कोई प्लान है। डेंजी कहता है कि ये डेविल मेरी चेनसॉ से डरता है, तभी उसने मुझे मारने की कोशिश नहीं की और चाहता था कि तुम लोग मुझे मारो। और हिमेनो के अटैक के बाद ये दर्द से बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, तो मैं उसे इतना दर्द दूंगा कि वो मरना चाहेगा। आगे डेंजी आकी से कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता तुमने मेरे लिए ये सब किया, पर मेरे कर्जे के दिन ख़त्म हो चुके हैं, तो अगर मैंने इसे डेविल को मार दिया और हम यहाँ से बच के बाहर निकल गए तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कह के डेंजी अपनी चेनसॉ की रस्सी खींच देता है और डेविल के मुंह की ओर कूद जाता है। अब हम देखते हैं कि डेंजी पागलों जैसा अपनी चेनसॉ से उस डेविल पे अटैक कर रहा है। तभी वो डेविल कहता है मुझे पता था कि तुम जिंदा हो चेनसॉ, और उसके हाथ तोड़ के अलग कर देता है। लेकिन डेंजी क्विकली हील होके फिर से उस पर अटैक करने लगता है। इटर्निटी डेविल दर्द से चिल्लाते हुए कहता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है, मेरा हार्ट यहाँ है ही नहीं। लेकिन डेंजी पर इन सब का कोई असर नहीं होता, पर वो डेविल भी डेंजी पे अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से डेंजी का काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है और उसकी एक चेनसॉ भी रिट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन डेंजी उस डेविल को ही खा के रिकवर हो जाता है और फिर से अटैक शुरू कर देता है। कहता है कि चाहे तुम्हारा खून गंदे नाली जैसा ही क्यों ना हो, पर इसका टेस्ट ऐसा आता है जैसे स्ट्रॉबेरी जैम हो जब मैं तुम्हारे चेहरे पे दर्द देखता हूँ। ये सब देख के कोबेनी और अराई डर रहे होते हैं कि उन्होंने डेंजी को मारने की कोशिश भी कैसे की।
और हम फिर से हिमेनो के पास में पहुंच जाते हैं, जहां उसका मास्टर उसे कहता है कि डेविल्स सिर्फ उन डेविल हंटर्स से डरते हैं जिनके 2-3 स्क्रू ढीले होते हैं, क्योंकि एक सेन आदमी तो रैशनली सोचता है और वो डेविल से डरता भी है, जिससे डेविल्स और पावरफुल हो जाते हैं। पर कोई हिला हुआ आदमी क्या सोच रहा है ये कोई डेविल भी नहीं जानता। वो हिमेनो से पूछता है कि क्या आकी सेन है। हिमेनो जवाब देती है कि कोई भी सेन आदमी गन डेविल को मारने नहीं निकलेगा। लेकिन मास्टर कहता है कि तुमने भी तो पब्लिक सेफ्टी इसीलिए ज्वाइन की थी ताकि तुम गन डेविल को मार पाओ, पर तुम्हारा दिमाग तो नहीं हिला हुआ है। वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि हिमेनो आकी को जल्दी से ट्रेन करे, क्योंकि जिस तेज़ी से वो गन डेविल के पीसेस ढूंढ रहा है जल्दी ही उसे गन डेविल का सामना करना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि आकी और हिमेनो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। हिमेनो आकी से कहती है कि उसके पास सिविलियन डेविल हंटर बनने का एक अच्छा ऑफर आया है। हम दोनों सिविलियन हंटर बन सकते हैं और इस गन डेविल के पछड़े से बाहर निकल जाते हैं। फिर ज़िंदगी आराम से कटेगी, हम जब चाहें जहाँ चाहें खाना खा सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन आकी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी खाने पीने चल सकता हूँ, लेकिन मैं सिविलियन डेविल हंटर कभी नहीं बनूंगा। हिमेनो सोचती है कि अगर उनका सामना कभी गन डेविल से हुआ तो वो डेफिनेटली मारे जाएंगे, क्योंकि वो दोनों ही नॉर्मल हैं। वहीं होटल में डेविल डेंजी की गर्दन तोड़ देता है, पर हिमेनो अपने घोस्ट हैंड से उसकी चेनसॉ फिर से चला देती है। वो सोचती है कि अगर कोई डेंजी जैसा सन की आदमी हो तो वो ज़रूर गन डेविल को मार पाएगा। ये फाइट 3 दिन तक चलती है और आखिर में वो डेविल डेंजी को अपना हार्ट देते हुए कहता है कि मुझे मार दो, मैं और दर्द नहीं सह सकता। अब सभी लोग होटल से बाहर आ जाते हैं और डेंजी को गन डेविल का पीस भी मिल गया है, पर क्योंकि वो 3 दिन तक सोया नहीं था और लगातार फाइट कर रहा था तो वो बेहोश हो जाता है। हिमेनो और पावर डेंजी और आकी को हॉस्पिटल ले जाते हैं और अराई और कोबेनी को हिमेनो कहती है कि वो हेडक्वार्टर में जाके रिपोर्ट दें। कुछ समय बाद आकी और हिमेनो एक डेविल हंट कर चुके होते हैं और आकी को उसकी बॉडी से एक छोटा सा गन डेविल का पीस भी मिलता है। हिमेनो एक वेलकम पार्टी करने के बारे में कहती है, क्योंकि अराई और कोबेनी क्विट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनमें अब डेविल्स का डर भी है और डेंजी को मारने की कोशिश करने का पछतावा भी। आकी कहता है कि अगर हम पार्टी करने वाले हैं तो इसी हफ्ते करनी होगी, क्योंकि वो माकिमा को भी इनवाइट करना चाहता है। अगले हफ्ते माकिमा क्योटो जा रही है मदद मांगने के लिए, क्योंकि इस बार डेंजी को टारगेट किया था डेविल्स ने। हिमेनो कहती है कि माकिमा ज़रूर डेंजी के बारे में कुछ जानती है, नहीं तो वो टोक्यो में कभी इतने टाइम के लिए नहीं रही और हमेशा ट्रैवल ही करती रहती थी। अब हम देखते हैं कि पार्टी में अलग अलग यूनिट से हंटर्स आए हुए हैं। आकी फूशी से पूछता है कि वो अपने फील्ड को साथ क्यों नहीं लाया। फूशी बताता है कि उसका फील्ड पावर जितना समझदार नहीं है। डेंजी हिमेनो से किस के बारे में पूछता है, जिस पे वो कहती है कि मैं बहुत शर्मीली हूँ, तो थोड़ा नशा चढ़ने दो, फिर मैं तुम्हें एक इंटेंस किस दूंगी। और डेंजी से उसे मारने की कोशिश करने के लिए भी माफ़ी मांगती है। फिर सारे रुकीज खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। डेंजी कहता है मेरी उम्र 16 साल है और मेरी हॉबीज़ हैं खाना खाना और सोना। अराई कहता है मेरी उम्र 22 साल है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट फॉक्स डेविल के साथ है और मेरी हॉबी है हाईक्यू। और आखिर में कोबेनी खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो बताती है कि उसकी उम्र 20 साल है। वो कहती है कि उसका डेविल कॉन्ट्रैक्ट एक सीक्रेट है और उसकी हॉबी अच्छा खाना खाना है। हिमेनो फूशी से पूछता है कि उसके न्यू मेंबर्स कहाँ हैं, जिस पर फूशी बताता है कि वो कल ही मर गए। यह सुन के अराई और कोबेनी और डर जाते हैं। डेंजी के साथ बैठा डेविल हंटर उसे बताता है कि हिमेनो जब पी लेती है तो वो किसी को भी किस करती है। यहाँ न्यूबिस को छोड़ के उसने सबको किस किया हुआ है, उससे बचना नामुमकिन है। डेंजी कहता है कि आज उसकी जिंदगी की पहली किस मिलना पक्का है। तभी माकिमा वहाँ आ जाती है और डेंजी से पूछती है कि वो किसी को किस करने वाला है। डेंजी नहीं चाहता कि हिमेनो उसको माकिमा के सामने किस करे, पर वो किस भी करना चाहता है, तो वो अभी के लिए टॉपिक चेंज करने की सोचता है और कहता है कि उसे उसका पहला गन डेविल का पीस मिल गया, जिस पे माकिमा उसे शाबाशी देती है। आकी माकिमा से कहता है कि गन डेविल के पीसेस ज़्यादा मिलने लगे हैं और एक डेविल ने डेंजी को टारगेट भी किया। वो माकिमा से पूछता है कि क्या वो डेंजी के बारे में कुछ जानती है जो हमें नहीं बताया। माकिमा कहती है कि वो उसे बताएगी अगर उसने बियर पीने के कंपटीशन में उसे हरा दिया। कंपटीशन को हिमेनो भी ज्वाइन कर लेती है। कुछ देर बाद आकी और हिमेनो सपाट हो चुके हैं, पर एक माकिमा और एक बियर ऑर्डर कर रही है। वहीं सब आईक्यू पे डिस्कशन करने लगते हैं। तभी हिमेनो उठ के डेंजी को किस करने लगती है, पर किस करते करते हिमेनो डेंजी के मुंह में ही वॉमिट कर देती है और डेंजी बेचारा ना चाहते हुए भी रिफ्लेक्स की वजह से उसे निगल भी जाता है। तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि डेंजी और पोचीता कूड़ेदान में कुछ खाने का ढूंढ रहे हैं। उन्हें एक बर्गर मिलता है जिसे वो खाने लगते हैं। तभी डेंजी कुछ रैट्स को देखता है जो कि वॉमिट खा रहे होते हैं। वो उन पे हंसने लगता है। वहीं प्रेजेंट में डेंजी वॉमिट कर रहा है और अराई उसके साथ है। अराई कहता है कि मैं बीमार लोगों का ख्याल रखने में अच्छा हूँ।
क्योंकि मेरी मदर काम से हमेशा नशे में घर आया करती थी। पर मुझ में तुम्हारे जैसा डेविल हंटिंग का कोई भी टैलेंट नहीं है। मुझे सच में तुमसे थोड़ी बहुत जलन होती है। जिस पे डेंजी कहता है कि तुम्हें मुझसे जलन है। देखो मुझे, मेरी पहली किस वॉमिट के साथ थी। सभी अपने घर जा रहे होते हैं, तभी माकिमा पूछती है कि डेंजी कहाँ है। आखी बताता है कि डेंजी की हालत ठीक नहीं थी तो हिमेनो उसे अपने घर ले गई। जब डेंजी की आंख खुलती है तो वो बोलने लगता है कि वो है कहाँ और कहता है कि उस घटिया औरत ने मुझे वॉमिट से किस किया था, मुझे पानी चाहिए। तभी हिमेनो आती है और उसे अपने मुंह से कोई ड्रिंक पिलाती है। वो अभी भी नशे में है और कहती है कि तुम मेरे घर कैसे आए, मैं तुम्हें लेके आई थी क्या। डेंजी कहता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। हिमेनो उससे पूछती है कि तुम्हें माकिमा पसंद है ना। आखी भी उसे पसंद करता है। वो डेंजी के साथ लेट जाती है और उसके कान में कहती है लेट्स डू इट। और ये लेट्स डू इट शायद गन डेविल को हंट करने वाला लेट्स डू इट है, जैसा हमारे दिमाग में आया था वैसा कुछ भी नहीं है। पर देखते हैं अगले एपिसोड में होता क्या है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पिछले एपिसोड की लास्ट सीन दिखाई जाती है, लेकिन ये इस बार हिमेनो के पर्सपेक्टिव से होती है। और कुछ देर बाद हम वही लेट्स डू इट पे पहुंच जाते हैं, जहां डेंजी पूछता है डू व्हाट। हिमेनो कहती है सेक्स। हिमेनो डेंजी की शर्ट खोलने लगती है और वो सोच रहा होता है कि मेरी पहली बारी इस उल्टी वाली लड़की के साथ मैं कैसे होने दे सकता हूँ। फिर वो सोचता है बिल्कुल होने दे सकता हूँ, क्यों नहीं। आगे डेंजी का थोड़ा और चीरहरण हो रहा होता है जब हिमेनो को उसकी पॉकेट में एक लॉलीपॉप मिलती है। जो तुम समझ रहे हो वो नहीं है, इनोसेंट वाली लॉलीपॉप की बात चल रही है यहाँ। तभी हम फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं जहां डेंजी की हालत बहुत खराब है। उसके लिए माकिमा कुछ दवाइयां लाती है और उसे कहती है कि इसे सोने से पहले पानी के साथ ले ले। डेंजी कहता है मेरी पहली किस ऐसी थी कि अगर मैं अब से किसी और लड़की को भी किस करूंगा तो मुझे हर बार वॉमिट का स्वाद ही याद आएगा। माकिमा उसे अपना मुंह खोलने को कहती है और अपना लॉलीपॉप उसके मुंह में डाल देती है और कहती है तुम जिंदगी में कई चीजें पहली बार टेस्ट करोगे, तुम्हें उस किस को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे तुम्हारी पहली इनडायरेक्ट किस का टेस्ट कोला फ्लेवर्ड लॉलीपॉप जैसा था। अब हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहां डेंजी जमीन पे और हिमेनो बेड पे सो रही है। डेंजी पोचीता से माफी मांगता है और कहता है कि वो खुद को माकिमा के लिए बचा रहा है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त हिमेनो डेंजी से पूछती है कि रात को कुछ हुआ था क्या, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है। डेंजी कहता है जैसे मैं वॉमिट लेडी के साथ कुछ करूंगा और बोलता है कि उसका फर्स्ट टाइम माकिमा के साथ ही होगा। तो हिमेनो कहती है कि उन्हें एक अलायंस बना लेनी चाहिए। वो उसकी मदद माकिमा के करीब आने में करेगी और वो चाहती है कि डेंजी उसकी मदद आकी के करीब आने में करे। डेंजी अलायंस के लिए राजी हो जाता है। तो हिमेनो कहती है कि अब से हम सीनियर और जूनियर नहीं फ्रेंड्स हैं और कभी कभी वो उसके घर ब्रेकफास्ट के लिए आ जाए और साथ में पावर और आकी को भी लेके आए। अगले सीन में हम देखते हैं कि माकिमा अपने कॉलीग के साथ क्योटो जा रही है कुछ बड़े अफसरों से मिलने। माकिमा उसे लंच ऑर्डर करने को बोलती है पर वो कहता है कि 30 मिनट में वो क्योटो पहुंच जाएंगे, उसके बाद अफसरों के साथ मीटिंग लंच के दौरान ही होगी। पर माकिमा कहती है कि उसे उनसे मिलना पसंद नहीं क्योंकि वो उनसे डरती है, इसलिए वो अपना लंच शांति से करना चाहती है। वो आगे कहती है कि कल की ड्रिंक्स बहुत अच्छी थी। तभी कुछ लोग माकिमा और उसके कॉलीग को शूट कर देते हैं और एक शूटर बाकी के शूटर्स को इन्फॉर्म करते हुए कहता है दिस इज टीम सी, ऑपरेशन शुरू करो। तभी हम देखते हैं कि डेंजी, हिमेनो, पावर और आकी एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और हमें काफ़ी सारे डेविल हंटर्स दिखाए जाते हैं जो कि डेविल से रिलेटेड रिपोर्ट्स को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन तभी उनके आसपास के लोग गन निकालते हैं और उन्हें शूट कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी जो कि उनके साथ वाली टेबल पे बैठा हुआ है वो कहता है कि तुम लोग इतना घटिया खाना कैसे खा सकते हो, लगता है तुम्हें कभी अच्छा खाना नसीब ही नहीं हुआ। वो आगे बोलता है कि उसके ग्रैंडपा बहुत अच्छे इंसान थे, वो उसे अच्छे अच्छे होटल में ले जाते थे, अच्छा अच्छा खाना खिलाते थे। उन्होंने कुछ औरतों और बच्चों की जान ली थी पर वो ड्रग्स के पैसों से उसे जो चाहता था वो दिला देते थे। वो एक याकूजा बॉस थे पर उनके कुछ उसूल थे। ऐसे लोग दुनिया में होना ज़रूरी है। इतना कह के वो डेंजी को अपने ग्रैंडपा की फोटो दिखाता है जो कि वही याकूजा बॉस है जिसे डेंजी ने फर्स्ट एपिसोड में मारा था। डेंजी पूछता है तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। वो आदमी कहता है गन डेविल को तुम्हारा हार्ट चाहिए और उसे शूट कर देता है। वो बाकियों को भी शूट करता है जिससे हिमेनो को गोली लगती है, लेकिन पावर और आकी बच जाते हैं। पावर उस आदमी को पंच करती है और आकी कॉन यानी फॉक्स डेविल को समन करता है जो उसे अपने मुंह में दबा लेता है। फॉक्स डेविल कहता है कि ये तुमने मुझे क्या खिला दिया, ये ना तो डेविल है ना ह्यूमन। तभी वो आदमी कोन को काट के बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि वो भी डेंजी जैसे ही ट्रांसफॉर्म हो चुका है, बस चेनसॉस की जगह उसके हाथों और सर से तलवारें बाहर आई हैं। आकी अपनी तलवार निकालता है जो कि एक नेल जैसी दिखती है और पावर को हिमेनो की ब्लीडिंग रोकने को कहता है। वो आदमी नीचे कूदता है और डेंजी थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करता है। इसके बाद आकी अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करते हुए फायर बोलता है और उसी वक्त उसकी स्वॉर्ड का पीछे से एक डेविल की उंगली फ्लिक करती है
आकी का कर्स डेविल बोलता है 3। इसके बाद वो आदमी आकी पे फिर से अटैक करने लगता है, लेकिन आकी डॉज करता है और फिर से उस पे अपनी तलवार से वार करता है। 2 फायर 1। इसके बाद आकी कहता है कर्स उसे मार दो। 0। डेविल उस आदमी को पहले तो अपने हाथों में उठाता है, फिर उसे मार देता है। पावर ह्यूमैनो का खून बहने से रोक रही है, पर वो कहती है कि हमें इसे जल्दी ही हॉस्पिटल ले जाना होगा। वहीं आकी सोचने लगता है कि इस आदमी के पास गन कैसे आई, जबकि जापान में सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स और डेविल हंटर्स को ही गन मिल सकती है। तभी वो कहता है हमें पहले ही मैनो को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। उसी वक्त एक लड़की वहां पहुंचती है जो कहती है कि तुम्हारे कर्स डेविल की पावर यही है ना कि अगर तुम उस कील को 3 बार किसी के शरीर के अंदर घुसा दो तो वो मर जाएगा। आकी उससे पूछता है कि वो वहां कैसे आई और क्या वो उसके साथ है, लेकिन वो जवाब दिए बिना ट्रांसफॉर्म्ड आदमी के हाथ लगाती है और वो उठ खड़ा हो जाता है। वो उससे पूछती है कि तुम इससे कैसे हार गए। वो आदमी सर झुकाए हुए कहता है कि मैंने बस उसे अंडर एस्टिमेट किया था और कुछ नहीं। लड़की कहती है जाओ फिर मार डालो उसे। आकी फाइटिंग स्टांस में आ जाता है, पर वो ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन बहुत फास्ट होता है। वो आकी पे हमला करके उसके पीछे भी पहुंच जाता है। उसके कुछ देर बाद आकी को पता लगता है कि उस पे पहले ही हमला हो चुका है और अब वो घुटनों के बल है। ह्यूमैनो पावर से आकी की मदद करने को कहती है, पर पावर कहती है कि वो एनिमी की मूवमेंट्स भी नहीं देख पा रही, वो क्या मदद करेगी। और जब ह्यूमैनो घोस्ट हैंड को समन करती है तो वो भी कुछ करने से मना कर देता है और कहता है कि वो पीले बालों वाली लड़की बहुत डरावनी है। ह्यूमैनो कहती है कि वो अपनी पूरी बॉडी उसे ऑफर कर रही है तो उसे वो अपनी सारी पावर यूज़ करने दे। अब ह्यूमैनो घोस्ट डेविल की पूरी पावर यूज़ कर रही है और उस पर अटैक कर देती है। वो मन में कह रही होती है कि डेविल हंटर्स को मौत की आदत पड़ जाती है, पर आकी ऐसा नहीं है। वो बहुत रोता है। जब भी उसके टीम का कोई नया मेंबर मरता है तो वो अकेला छुप के रोता रहता है। वो आदमी लगातार घोस्ट हैंड्स को काट रहा होता है और क्योंकि ह्यूमैनो ने अपनी पूरी बॉडी ऑफर कर दी थी, उसके बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। घोस्ट डेविल आखिरकार उसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो पीले बाल वाली लड़की से हेल्प मांगता है। घोस्ट डेविल उसे खाने वाला होता है और दूसरी तरफ ह्यूमैनो के बॉडी पार्ट्स गायब हो रहे हैं। आखिर में वो आकी से कहती है कि वो उम्मीद करती है कि वो उसके लिए भी रोएगा। तभी वो लड़की स्नेक डेविल को समन करती है, जो घोस्ट डेविल को निगल जाता है और फिर उसे वापस भेज देती है। वहीं जब आकी मुड़ के देखता है तो देखता है कि वहाँ सिर्फ ह्यूमैनो के कपड़े ही बचे हैं। उसकी बॉडी पूरी की पूरी गायब हो चुकी है। कटाना मैन अकाने से कहता है कि वो फींड भाग गई है, पर वो कहती है कि उनका टारगेट चेनसॉ मैन का हार्ट है। उस फींड का पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि घोस्ट डेविल अभी तक पूरी तरह मरा नहीं है और ना ही ह्यूमैनो मरी है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ह्यूमैनो ही उस घोस्ट हैंड को चला रही है और वो डेंजी की चेनसॉ ऑन कर देती है। चेनसॉ की आवाज़ सुन के कटाना मैन कहता है कि इस बार वो उसे आधे में काट देगा, लेकिन अकाने कहती है कि उसके दिल को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। डेंजी कहता है मुझे पूरा मामला तो समझ में नहीं आ रहा, पर जहाँ तक मुझे लगता है तुम लोग बैड गाइज हो। आई लव बैड गाइज, क्योंकि बैड गाइज को मारने पे कोई कंप्लेन नहीं करता। और इतना कह के डेंजी उस पर अटैक करने के लिए कूद जाता है। वहीं हमें दूसरी तरफ अकाने को दिखाया जाता है, जिसका नाखून सैक्रिफाइस होता है हर बार स्नेक यूज करने के लिए। वो अपने साथियों से वॉकी टॉकी पे बात करती है, उन्हें बताती है कि वो चेनसॉ मैन से इस लोकेशन पे लड़ रहे हैं और वो बैकअप लेके आए। आकी का खून अभी तक बह रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपने होशो हवास खो दिए हैं। वहीं कटाना मैन और डेंजी लड़ रहे हैं और डेंजी के अटैक से वो पीछे जाके टकराता है, लेकिन जब डेंजी और उस पर अटैक करने जाता है तो वो डॉज करके उस पर और भी ज़ोर से अटैक करता है, जिसकी शॉक वेव भी असर कर रही है। डेंजी उससे डिस्टेंस तो क्रिएट कर लेता है, लेकिन जब कटाना मैन अपने हैंड्स को स्विंग करता है तो उससे शॉक वेव जो क्रिएट होती है वो उस तक पहुंच जाती है, जिसे वो डॉज कर लेता है। अब कटाना मैन फिर से डेंजी के पास पहुंच जाता है और उस पर एक ज़ोरदार अटैक करता है, जिससे डेंजी पीछे जा गिरता है। और जब डेंजी फिर से खड़ा होता है तो कटाना मैन फिर से दूर से ही हाथ स्विंग करके उस पर अटैक करता है, जिसे वो डॉज करने में कामयाब रहता है। अब डेंजी थका हुआ लग रहा है और उसी वक्त वहाँ कटाना मैन के साथी भी पहुँच जाते हैं, वो भी गन्स के साथ। वो उससे पूछते हैं कि क्या उसे वो शूट करें, जिस पे कटाना मैन कहता है कि उसके हाथ या फिर दिल को शूट करो। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों ट्रिगर दबाएं, डेंजी वहां पहुंच जाता है और एक को घुटना और दूसरे को लात खींच के मारता है। पर इससे पहले कि वो उन्हें मार पाए, बीच में कटाना मैन आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। डेंजी कोशिश करके भी एक भी अटैक उस पर लैंड नहीं कर पा रहा है और जब वो पीछे हटता है तो देखता है कि एक जगह उसे चोट लग चुकी है, जिसका उसे पता भी नहीं लगा। अभी वो कटाना मैन का साथी डेंजी को शूट कर देता है। कुछ गोलियां डेंजी को लगती हैं और बाकी वो चेनसॉ से ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद वो उस आदमी को हॉस्टेज ले लेता है और कटाना मैन से कहता है कि अगर तुम एक कदम भी हिले
तो मैं इस आदमी के चीथड़े चीथड़े उड़ा दूंगा। कटाना मैन फिर से उसी तरह बैठता है जिस तरह बैठ के उसने आकी पे अटैक किया था। वहीं डेंजी को लग रहा होता है कि वो हार मान रहा है। इससे पहले कि डेंजी कुछ कर पाए, कटाना मैन डेंजी के पीछे पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि कटाना मैन ने डेंजी और उस आदमी को दोनों को ही बीच में से काट दिया है। कटाना मैन डेंजी को उसके चेनसॉ के हैंडल से उठाता है और अपने साथी से कहता है कि मैं इसको उठाता हूँ, तुम कार लेके आओ, जल्दी करना। पर फिर वो सोचता है कि उन्होंने तो सारे डेंजी के फ्रेंड्स को मार दिया है, तो उसकी मदद करने अब तो कोई आएगा ही नहीं। अब कटाना मैन की ट्रांसफॉर्मेशन भी उतरने लगी है। वो कहता है कि डेविल हंटर्स तो सिर्फ ह्यूमंस हैं, वो गन्स के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। अब हमें एक एक करके उन सभी लोगों की लाशें दिखाई जाती है जिनको कटाना मैन के साथियों ने मारा था। उनमें से एक माकिमा भी है। जिन्होंने माकिमा को मारा था उनमें से एक आदमी कह रहा होता है कि तुम लोग किसी और कार्ट में चले जाओ और पैसेंजर्स के साथ घुल मिल जाओ। लेकिन तभी वो देखते हैं कि माकिमा उनके पीछे खड़ी है और वो आदमी उसे शूट करने ही वाला होता है, लेकिन यही सीन कट हो जाती है और अगले सीन में हमें क्योटो का ट्रेन स्टेशन दिखाया जाता है जहां टेंडो और कुरोसे माकिमा का वेट कर रहे होते हैं। तभी उनका एक कॉलीग वहां पहुंचता है जो उन्हें बताता है कि हमें सूचना मिली है कि स्पेशल डिवीजन 1, 2, 3, 4 सबको ही मार दिया गया है। अब उन्हें लगता है कि माकिमा को भी मार दिया गया है और वो यहाँ फालतू में ही इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ वो ट्रेन पहुंच जाती है जिसका वो इंतजार कर रहे थे और एक बोगी में से डरे डरे लोग बाहर निकल रहे हैं। उसी बोगी में से माकिमा भी बाहर निकलती है जिसे देख के वो दोनों डर जाते हैं क्योंकि उसके कपड़े खून से सने हुए हैं। माकिमा दोनों को बताती है कि उस पे गन से अटैक किया गया था और ट्रेन में कुछ डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, उन्हें भी उठवाना पड़ेगा। वो माकिमा को बताते हैं कि टोक्यो में भी गन फायर की इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली है और उससे उसके कपड़ों पे लगे खून के बारे में पूछते हैं। लेकिन माकिमा कहती है कि ये खून उसका नहीं है, उसे एक भी गोली नहीं लगी। हमें कटाना मैन के साथियों की बॉडीज दिखाई जाती हैं और उनके शरीर में ये बड़े बड़े होल्स दिखते हैं। टेंडो माकिमा को बता रही होती है कि टोक्यो में काफ़ी भगदड़ भरा माहौल है और अभी वो कैजुअलिटीज के बारे में पता लगा रहे हैं। कुरोसे माकिमा से पूछता है कि क्या उन्हें टोक्यो में उन्हें असिस्ट करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन माकिमा कहती है कि वो टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, उनका टारगेट ज़रूर डेंजी है, हम उनकी मदद यहीं से करेंगे। माकिमा कुरोसे को 30 ऐसे कैदियों को लाने को बोलती है जो या तो उम्र कैद सर्व कर रहे हैं या फिर फांसी। और वो टेंडो से कहती है कि वो आसपास में जितनी ऊंची जगह मिल सके उतनी ऊंची जगह पे एक श्राइन रेंट पे ले, और कहती है कि उसे कुछ साफ कपड़े भी चाहिए होंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो कैदी श्राइन तक पहुंच चुके हैं और वो देख के हैरान हो रहे होते हैं कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है। वहीं हमें फिर से कटाना मैन दिखाया जाता है जिसके साथ ही डेंजी को खींच के कार की तरफ लेके जा रहे हैं। कटाना मैन अकाने से कहता है कि वो कुछ देर तक लड़ नहीं पाएगा। वहीं जो आदमी डेंजी को खींच रहा था वो उसको काफ़ी भारी लगने लगता है तो वो दूसरे से उसकी मदद मांगता है। तभी वो आदमी एक कौवे को देखने लगता है और कहता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा और घबरा सा जाता है। उसी वक्त वो आदमी फट सा जाता है और ऐसा लगता है कि सिर्फ वो खून ही था जो अब फैल चुका है चारों तरफ। ये देख के वहाँ खड़े सभी लोग घबरा जाते हैं और अकाने टीम ई को फ़ोन लगा के पूछती है कि टीम सी से माकिमा के डेथ को कंफर्म किया है या नहीं। वहीं टीम ई का लीडर कह रहा होता है कि हम काफ़ी टाइम से टीम सी को और उसी वक्त वो भी फट पड़ता है और वहाँ पे भी हम कुछ कौवों को देखते हैं। इसके बाद हमें माकिमा को दिखाया जाता है जहाँ कुछ कौवे श्राइन की छत पे बैठे हैं और जितने भी कैदी आए थे उनकी आंखों पे पट्टियाँ बांध दी गई हैं। और इतना ही नहीं, कुरोसे और टेंडो की आंखों पे भी पट्टियाँ बांधी गई हैं। कुरोसे पूछता है कि उनकी आंखों पे पट्टियाँ क्यों बंधी हुई हैं। टेंडो बताती है कि माकिमा सीधा चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी को ही रिपोर्ट करती है। किसी भी ऑर्डिनरी डेविल हंटर को इजाज़त नहीं है कि वो माकिमा के डेविल कॉन्ट्रैक्ट्स को देखे। आगे हम देखते हैं कि माकिमा एक कैदी के पास रुकती है और उसे एक नाम बोलने को बोलती है, शूजो मिशिमा। कैदी वो नाम रिपीट करता है। माकिमा अपने हाथों को मसलने लगती हैं और वहीं हम देखते हैं कि मिशिमा उस आदमी का नाम है जिसने डेंजी को पकड़ रखा था। जब वो अपने हाथों को मसल रही होती है तो ऐसा लगता है कि वो मिशिमा की बॉडी को भी मसल रही होती है और वो भी ऐसे फट सा जाता है और चारों तरफ खून खून हो जाता है। ऐसा होते ही उस कैदी की भी मौत हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ कटाना मैन और अकाने दोनों की ही फट के 4 हो रखी है। अभी माकिमा एक और कैदी को कोई नाम लेने को कहती है जिसके बाद कटाना मैन के एक और साथी का वही हाल होता है जो पिछले वालों का हुआ था और इस कैदी की भी मौत हो जाती है। ये सब देख के कटाना मैन के बाकी के साथी वहाँ से डर के भागने लगते हैं, लेकिन उनका भी एक एक करके वही हाल होता है जो बाकियों का हुआ था। माकिमा एक एक करके उन कैदियों को नाम बोलती जाती है और वो साथी उसके मरते जाते हैं और साथ में कैदी भी मर रहे होते हैं। एक साथी उसका बहुत डर जाता है और एक लड़की को हॉस्टेज लेके कहता है कि कोई मेरी मदद करो, पर वो भी बच नहीं पाता और वो भी फट पड़ता है। उसकी गन भी उसके काम नहीं आई।
अब कटाना मैन और अकाने को छोड़ के उनके सारे साथी मारे जा चुके हैं और वहाँ सारे कैदी भी मर चुके हैं। माकिमा दोनों को अपने ब्लाइंड फोल्ड्स उतारने को कहती है और कहती है कि जो मैं यहाँ से कर सकती थी वो मैं कर चुकी, अब मैं टोक्यो वापस जा रही हूँ। वहीं अकाने कह रही होती है कि ये खतरनाक पावर ज़रूर माकिमा की है, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। कटाना मैन डेंजी की बॉडी को उठाने जा रहा होता है, लेकिन तभी अकाने और उसकी नज़र कोबैनी पे पड़ती है और हमें फ्लैशबैक में दिखता है कि जब उस बुढ़िया ने अराई को शूट किया था तो अराई कोबैनी के सामने आ गया था और दूसरी बुलेट भी उसी को लगी थी, जिसकी वजह से कोबैनी बच गई थी। कोबैनी के एक हाथ में एक बड़ा चाकू है और दूसरे हाथ में वॉकी टॉकी है। वो उन दोनों से पूछती है कि वो दोनों भी उन शूटर्स के साथ है ना। अकाने स्नेक डेविल को समन करती है और कोबैनी पे अटैक कर देती है, लेकिन कोबैनी उल्टा ही स्नेक डेविल पे चढ़ के उन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है। कटाना मैन उसे शूट करना चाहता है पर कोबैनी उसे डॉज करते हुए उसका हाथ काट देती है और फिर हवा में ही गन कैच करके 2 गोलियां उसके पीठ पे मारती है। अकाने दूसरी गिरी हुई गन उठा के कोबैनी को शूट करने लगती है पर कोबैनी काफ़ी तेज़ है और उसके बाद वो डेंजी को शील्ड की तरह यूज़ करने लगती है। कटाना मैन की हालत बहुत नाजुक है। अकाने उसे एक वैन के अंदर धक्का दे देती है और खुद भी वैन के अंदर बैठ जाती है। कोबैनी अभी भी उसे शूट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सिर्फ गाड़ी के शीशे ही टूट रहे हैं। अकाने ड्राइवर सीट पे आके गाड़ी स्टार्ट करती है और इस बार भी कोबैनी की गोली मिस हो जाती है और एंड में वो दोनों वहाँ से बच के निकलने में कामयाब रहते हैं। कोबैनी डेंजी से कहती है कि वो माफ़ी चाहती है कि उसने पिछली बार उसे मारने की कोशिश की थी और हमें फ्लैशबैक में दिखता है कि कोबैनी ने उन बुलेट्स को डॉज करके बुढ़िया की गन से ही बुढ़िया को ही शूट कर दिया था। कोबैनी को लगता है कि अराई की मौत उसकी गलती है और वो कहती है कि जब वो अगली बार हिमेनो से मिलेगी तो उसे बता देगी कि वो ये जॉब छोड़ रही है। अब माकिमा टोक्यो पहुंच चुकी है, जहां उसकी मुलाकात मडोका से होती है। मडोका भी स्पेशल डिवीजन का एक मेंबर है जो सर्वाइव कर जाता है शूट आउट को। माकिमा उससे पूछती है कि कितने मेंबर्स बच पाए हैं। मडोका बताता है कि लगभग सारे ह्यूमंस मारे जा चुके हैं। माकिमा कहती है कि ये अटैक गन्स के साथ हुआ था, तो ज़रूर इसके पीछे गन डेविल का ही हाथ होगा। मडोका आगे बताता है कि सुपीरियर्स का ऑर्डर है क्योंकि अब पर्सनल कम हो गए हैं, तो सारे स्पेशल डिवीजन 1, 2, 3, 4 ये सब सिर्फ स्पेशल डिवीजन बन के रह जाएंगे जिनकी कमांडिंग ऑफिसर माकिमा होगी। इसके बाद मडोका अपना रेजिग्नेशन लेटर माकिमा को थमा देता है और कहता है कि ये काफ़ी डेंजरस हो रही है जॉब, तो मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। माकिमा जा रही होती है कि तभी मडोका उससे पूछता है कि क्या उसको इस अटैक के बारे में पहले से पता था, जिसके जवाब में माकिमा कहती है कि वो सिविलियंस के साथ ये सारी डिटेल्स नहीं शेयर कर सकती और उसकी सर्विस के लिए थैंक्स बोल के वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेंडो और कुरोसे डरे हुए हैं। वो कहते हैं कि हम स्पेशल डिवीजन 4 ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं और 1 हफ्ते बाद हम वापस क्योटो चले जाएंगे। माकिमा कहती है ये तो बहुत बुरी बात है क्योंकि टोक्यो का खाना बहुत अच्छा होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है आकी से, जो कि हॉस्पिटल में है। जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि डेंजी, जो कि अब वो सिंगल पीस में है, और पावर उसके बगल में ही बैठे हुए हैं। डेंजी मांगा पढ़ रहा है और आकी के लिए लाए हुए सेब ठूसे जा रहा है। तभी पावर की नज़र एप्पल पे पड़ती है और वो डेंजी से एप्पल मांगने लगती है, पर डेंजी कहता है कि भगौड़ों के लिए यहाँ कुछ नहीं है, ये सब मैं खाऊंगा। पर पावर कहती है कि वो डर के नहीं भागी थी, वो इसलिए वहाँ से गई थी क्योंकि उसे भूख लगी थी। दोनों झगड़ ही रहे होते हैं कि आकी उनसे पूछता है कि डिवीजन 4 में और कौन कौन जिंदा बच पाया। डेंजी बताता है कि कोबैनी और वो चश्मे वाले आदमी ही बचे हैं, पर उसने भी जॉब छोड़ दी है। डेंजी आकी से कहता है कि माकिमा ने उसे और पावर को बुलाया है, तो वो जा रहे हैं और सेब उठा के चल पड़ता है। पर आकी को उदास देख के उसके लिए वो एक एप्पल छोड़ देता है। आगे आकी तलवार उठाता है और कर्स डेविल से पूछता है मेरी जिंदगी के कितने साल बचे हैं। कर्स डेविल कहता है कि 2 साल। आकी एप्पल की जगह उसके बगल में पड़े सिगरेट और लाइटर उठाता है, पर जब वो लाइटर जलाता है तो उसे हिमेनो की याद आने लगती है और उसके बाद वो रोने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि डेंजी अपनी मांगा भूल गया था जो वापस लेने आया था, पर आकी की रोने की आवाज़ सुनने के बाद वो अंदर नहीं जाता। डेंजी सोचता है कि उसका रोना समझ में आता है, उसके कई साथी मारे गए और हिमेनो भी। फिर उसे हैरानी होती है कि उसकी आंखों में आंसू क्यों नहीं है। जब पोचीता मरा था तब वो बहुत दुखी हुआ था, पर हिमेनो जो पहली इंसान थी जिसने उसका दोस्त बनना चाहा था, उसकी मौत पे उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा। डेंजी सोचता है कि वो शायद पावर और आकी के मरने पे भी ना रोए। अगर माकिमा भी मर गई तो वो 2-3 तक ही दुखी रहेगा, उसके बाद अपनी जिंदगी जीने लग जाएगा, क्योंकि उसे बस पेट भर खाने और आराम करने से मतलब है। वो सोच में पड़ जाता है कि कहीं उसने अपने दिल के साथ साथ अपनी ह्यूमन फीलिंग्स भी तो नहीं खो दी। तभी वो कहता है कि ये सोच सोच के मैं दुखी हो जाऊंगा, चलो माकिमा से मिलने चलते हैं।
उसी वक्त वहाँ टेंडो और कुरोसे आकी से मिलने पहुंच जाते हैं। माकिमा की रिक्वेस्ट पे वो दोनों डिवीजन 4 के लिए स्पेशल एडवाइजर की तरह पे काम कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि माकिमा पावर और डेंजी को कब्रिस्तान में उस इंसान से मिलवाने जाती है जो कि उन्हें अब ट्रेन करेगा। इसका नाम किशिबे है जो डिवीजन 1 से बिलोंग करता है। माकिमा उन दोनों को उसके बारे में बताने ही वाली होती है कि उससे चुप रहने को कहता है और उन दोनों से 3 सवाल पूछता है। पहला, तुम दोनों को कैसा महसूस हुआ था जब तुम्हारे टीममेट्स मारे गए थे? दोनों कहते हैं वो मारे गए तो मारे गए, उसमें क्या है। दूसरा, क्या तुम बदला लेना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरा, तुम ह्यूमंस की साइड हो या डेविल्स की? डेंजी कहता है कि वो उसकी साइड लेगा जो उसका ख्याल रखेगा। पावर कहती है कि जो भी साइड जीत रही हो वो उसकी साइड लेगी। किशिबे कहता है कि तुम्हें परफेक्ट स्कोर मिलता है और माकिमा को वहां से जाने को कहता है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग वहीं उसी वक्त शुरू होने वाली है। माकिमा के जाते ही वो दोनों पे ऐसे हाथ रखता है जैसे गले लग रहा हो और खुद को इंट्रोड्यूस करने के बाद कहता है कि अब से मुझे मास्टर बुलाना, मुझे दारू, कुड़ियाँ और डेविल्स को मारना बहुत पसंद है। इतना कह के वो दोनों को इतनी जोर से जकड़ता है कि उनकी गर्दन टूट जाती है। वो एक उंगली तक नहीं हिला पा रहे हैं। वो उन्हें एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर ह्यूमंस के जैसा ही है, तो गर्दन टूटने पर नेचुरली तुम अपनी बॉडी नहीं मूव कर सकते, बस फर्क इतना है कि तुम खून पीकर ठीक हो सकते हो। वो आगे एक ब्लड का पैकेट निकालता है और दोनों के मुंह में ब्लड गिरा देता है। डेंजी खुन्नस में उससे पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया? किशिबे कहता है कि माकिमा ने मुझे तुम्हें ट्रेन करने को कहा था। किसी वजह से गन डेविल तुम्हारा हाथ चाहता है, पर तभी तुम एक मच्छर जैसे हो, कोई भी तुम्हें मसल सकता है। मैंने अभी तक बस ह्यूमंस को ही ट्रेन किया है, डेविल्स को नहीं। मैं सबसे ताकतवर डेविल हंटर हूँ, तो मुझे हराने वाला डेविल भी सबसे ताकतवर होगा। तो मैं तुम्हें अब से हंट करता रहूंगा जब तक कि तुम मुझे हरा नहीं देते। पावर कहती है कि ये बुढ़ा सठिया गया है। किशिबे कहता है कि चलो फिर से ट्राई करते हैं। डेंजी कहता है कि अगर ये बुढ़े को हमने मार दिया तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा। पावर उसे अपने ब्लड से बना हुआ हैमर देती है जिससे डेंजी किशिबे पर अटैक करता है, पर किशिबे डॉज करके पहले 2 बार उसके कंधे पर करता है, फिर चाकू उसकी गर्दन में घुसा देता है और जब पावर उस पर पीछे से अटैक करने जाती है तो उसकी गर्दन इतनी जल्दी काट देता है कि वो अपना अटैक भी पूरा नहीं कर पाती। किशिबे कहता है कि तुम दोनों लगभग इमोर्टल हो और तुम्हारे दिमाग में बस मेरा सर फोड़ना आया। मैं बचपन से ही बहुत स्ट्रांग था और हमेशा अपने खिलौने तोड़ देता था, तो मैं हमेशा से ऐसे खिलौने चाहता था जो कभी ना टूटे। मैं तुम्हें बेस्ट डेविल हंटर्स बनाऊंगा। अगले सीन में हमें आकी को दिखाया जाता है जो कि कॉन को समन करने की कोशिश करता है, पर वो नहीं आता क्योंकि आकी की वजह से वो मरते मरते बचा है। टेंडो और कुरोसे आकी से कहते हैं कि उसकी जिंदगी के कुछ ही साल बचे हैं, या तो ये जॉब छोड़ के सकता है और अपनी जिंदगी आराम से जी सकता है, लेकिन अगर उसको ये जॉब करनी है तो उसे किसी और डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। इस पे आकी कहता है कि जिसने मेरी फैमिली को मारा और जिसने मेरे साथियों को मारा वो दोनों अभी जिंदा है, तो मैं ये जॉब कैसे छोड़ सकता हूँ। वो दोनों जाने लगते हैं। जाते वक्त कुरोसे कहता है कि हमारे बॉस ने सही कहा था, स्पेशल डिवीजन में सब के सब थोड़े पागल हैं। उसी वक्त आकी से एक लड़की मिलने आती है जिसे देख के उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो गई है और पावर और डेंजी की ट्रेनिंग अभी तक चल रही थी। किशिबे कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ, कल वापस ट्रेनिंग तुम्हारे यहाँ से शुरू होगी। उसके जाते ही डेंजी गिर जाता है और पागलों जैसी आवाजें निकालने लगता है। ये देख के पावर बोलने लगती है कि इसका दिमाग फिर से बिगड़ गया है, ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा, और उसके सर पे मुक्के मारने लगती है। और ऐसा लगता है कि ये तरीका काम कर गया, क्योंकि अब डेंजी उठता है और उससे पूछता है कि वो कितनी बार मरा था। पावर बताती है कि कम से कम 20 बार, पर जब जब वो मरा था पावर भी बेहोश हो जाती थी, तो वो पक्के तौर पे नहीं कह सकती। घर जाते वक्त डेंजी कहता है कि मैंने इतनी मेहनत की थी ये यहाँ तक पहुँचने के लिए ताकि मैं आराम से जी सकूं, पर अगर ऐसा चलता रहा तो मैं तो हमेशा दुखी ही रहूंगा। उस बुढ़े की तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। पावर कहती है कि उसके पास एक झक्कास आइडिया है। उस बुढ़े का शराब पी पी के दिमाग खड़ चुका होगा, तो हम उसे अपनी इंटेलिजेंस से हराएंगे। डेंजी कहता है मैं भी तो ये कब से ट्राई करना चाहता था, जैसे मांगा में स्मार्ट कैरेक्टर से लड़ते हैं बिल्कुल वैसे ही। मेरी स्मार्टनेस तो अभी से बढ़ने लगी है। अगली सुबह किशिबे दोनों के फ्लैट में पहुंच जाता है जहां दोनों ने स्मार्ट वाली प्लानिंग करी हुई है, जो ऑब्वियसली बिना चश्मा के तो हो नहीं सकती। किशिबे दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि पावर उस पर अपने ब्लड स्पेयर से अटैक कर देती है, पर किशिबे उसे डॉज कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके ऊपर वाले फ्लोर पे पावर ने पहले ही बॉटल्स में अपना खून भर के रख दिया था, जिससे वो अब किशिबे पे अटैक करने लगती है। किशिबे उन्हें डॉज कर लेता है और सभी वेपन्स को तोड़ देता है। तभी डेंजी नीचे कूदता है और उस पर अटैक करने जाता है,
पर किशिबे पहले ही उसे लात मार के उसकी सारी समझदारी भी उतार देता है। किशिबे दोनों की तारीफ करता है और कहता है कि यह सबसे बेहतर कोशिश थी, पर वो दोनों इसलिए फेल हुए क्योंकि ज्यादा ब्लड यूज करने की वजह से पावर यूजलेस हो चुकी थी और डेंजी ने उसके अटैक को प्रेडिक्ट नहीं किया था। किशिबे कहता है कि आज की ट्रेनिंग यहीं खत्म हुई, मैं पीने जा रहा हूँ। डेंजी और पावर खुश होते हैं और डेंजी उठने लगता है। तभी किशिबे एक चाकू फेंकता है जो डेंजी के सर के बीचों बीच घुसता है। किशिबे कहता है कि शिकार को कभी शिकारी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेंडो और कुरोसे आकी को उस फैसिलिटी में लेके जाते हैं जहां पब्लिक सेफ्टी पकड़े गए डेविल्स को रखती है ताकि वो डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाए। कुरोसे उससे कल आई लड़की के बारे में पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। आकी कहता है कि नहीं, वो उसके टीममेट की बहन थी जो उसे लेटर्स देने आई थी। हम देखते हैं कि वो हिमेनो की बहन थी। हिमेनो ने अपनी बहन को लेटर्स भेजे थे जो वो चाहती है कि आकी भी पढ़े। आकी जब लेटर्स पढ़ता है तो देखता है कि लगभग हर लेटर में उसने अपने पिता की तबीयत के बारे में पूछा था जो कि काफी बीमार रह रहे थे। फिर आकी का जिक्र लेटर में होने लगता है। हिमेनो ने लेटर में कई बार अपनी बहन को बताया है कि कैसे उसने आकी को अपने कान छिदवाने के लिए कन्विंस किया, कैसे उसे सिगरेट पीना सिखाया, और उसने अपनी बहन से ये भी पूछा था कि वो कैसे आकी को डेविल हंटर का काम छोड़ने के लिए मना कर सकती है। प्रेजेंट में तीनों एक सेल के बाहर खड़े हो जाते हैं। कुरोसे आकी से कहता है कि इसमें फ्यूचर डेविल है और उसे इसी डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। वो आगे बताता है कि 2 पब्लिक डेविल हंटर्स का कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ पहले से ही है। एक ने अपनी आधी जिंदगी कुर्बान कर दी और दूसरे ने अपनी आंखें, सूंघने और टेस्ट करने की शक्ति। अगर तुम उसे पसंद आए तो शायद तुम्हें अच्छी डील मिल जाए। आकी सेल के अंदर जाता है और हमें बस फ्यूचर डेविल की आंखें ही दिखती हैं। फ्यूचर डेविल अंधेरे से बाहर आता है और उसके बाद फ्यूचर की जय हो, फ्यूचर की जय हो करके गाने गाने लगता है और नाच रहा होता है और आकी से कहता है कि तुम भी गाओ, गाते क्यों नहीं। आकी कहता है कि मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आया हूँ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए बस वो बताओ। फ्यूचर डेविल कहता है तुम्हारा एटीट्यूड कितना घटिया है, चलो जो भी है, कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स तुम्हारे फ्यूचर पर डिपेंड करती है, अपना सर मेरे पेट में घुसाओ तभी मैं तुम्हारा फ्यूचर देख पाऊंगा। आकी आगे बढ़ता है और अपना सर उसके पेट में घुसाता है। आकी का फ्यूचर देखने के बाद वो डेविल हंसने लगता है और कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ये है कि तुम मुझे अपनी लेफ्ट आंख में रहने दो और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो आगे कहता है कि तुम सोच रहे होगे कि बस इतना ही, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारी मौत बहुत ही भयानक होने वाली है। फ्यूचर डेविल आकी को बताने ही वाला होता है कि उसकी मौत कैसे होने वाली होती है, लेकिन आकी उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी मौत कैसे होने वाली है, जब तक कि मैं उन लोगों को मार सकूं जिन्हें मैं मारना चाहता हूँ। जल्दी आ जाओ मेरी लेफ्ट आंख में। अगले सीन में हमें पावर और डेंजी दिखते हैं जिन्हें फिर से बुरी तरह पीटा है किशिबे ने। सही में यार कितना बैडएस कैरेक्टर है ये ना मरे, बाकी जो भी मर जाए ये जिंदा रहना चाहिए। किशिबे कहता है कि तुम्हारे मूव्स पहले से बहुत इंप्रूव हो गए हैं, अब से तुम्हें रोज ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है, अब से हम हफ्ते में एक ही बार ट्रेनिंग किया करेंगे। ये सुन के दोनों खुश हो जाते हैं और अपनी अधमरी हालत में ही खुशी जाहिर करते हैं। उन्हें आगे किशिबे कहता है कि सिचुएशन जैसे भी हो हमेशा ठंडे दिमाग से ही सोचना और अपने वेपन्स और अपनी सिचुएशन को हमेशा याद रखना। अब ट्रेनिंग बहुत हो गई, कल तुम असली में लड़ोगे क्योंकि कल हम उन्हें कैप्चर करने जा रहे हैं जिन्होंने हिमेनो को मारा था, कटाना मैन और स्नेक गर्ल। किशिबे आगे कहता है कि अगर ये मिशन फेल हुआ तो तुम दोनों को मार दिया जाएगा और मारने वाला मैं होऊंगा। डेंजी कहता है कि अगर ऐसी नौबत आई तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम्हारी जान नहीं लूंगा मैं, क्योंकि तुमने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है और मैं काफी सारे डेविल्स को अकेला ही मार सकता हूँ, और अगर मैंने ऐसा किया तो माकिमा मेरे साथ डेट पे भी जाएगी। ये सुनने के बाद जैसा अभी किशिबे का थोपड़ा दिख रहा है ना, वैसा ही मेरा थोपड़ा भी था। मतलब क्या बोलता रहता है यार ये। अगले सीन में हम देखते हैं कि किशिबे और माकिमा एक साथ बैठे हुए हैं। माकिमा चाहती है कि किशिबे डेंजी और पावर को ट्रेन करता रहे, पर किशिबे कहता है मैं तो उनसे अभी से ही बोर हो गया हूँ। किशिबे कहता है कि जब भी मेरा कोई ट्रेन किया हुआ कुत्ता मरता है तो मैं और दारू पीता रहता हूँ। मुझे लगा था मुझे गिल्टी फील नहीं होगा अगर मेरे टॉयज टूट भी गए तो, पर लगता है मेरी उम्र हो गई है, मैं टॉय से अटैच होने लगा हूँ। माकिमा उससे पूछती है कि उसने उसे किस बारे में बात करने के लिए बुलाया था। किशिबे कहता है कि जो डिवीजन 4 पे एम्बुश हुआ था, तुम्हें उसके बारे में पता था ना। माकिमा कहती है कि मुझ पे भी हमला हुआ था। शिबे कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे कितने डॉग्स मारती हो, सिर्फ तब तक जब तक कि तुम ह्यूमंस की साइड हो। माकिमा कहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना चाहती हूँ। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो डिवीजन 4 हर न्यूज पे होगा, जिसकी बदौलत हम अलग अलग जगह पे जा पाएंगे और फ्रीली ऑपरेट कर पाएंगे, यानी और भी ज्यादा लोगों को बचा पाएंगे। ये सुन के किशिबे कहता है झूठी, और माकिमा बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। अगले सीन में हम एक बिल्डिंग देखते हैं जहाँ कटाना
कटाना मैन, अकाने और उनके गैंग के मेंबर्स रुके हुए हैं। उन्हें पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि पब्लिक सेफ्टी उन पे अटैक करने वाली है। एक आदमी कटाना मैन से कहता है कि हमने बॉस को विला में मूव कर दिया है, आपको भी वहां चले जाना चाहिए। पर अकाने कहती है कि जब तक माकिमा जिंदा है हमारे कहीं भी छुपने का कोई फायदा नहीं है, हम यहीं रुकेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कटाना मैन कहता है कि अगर दादाजी यहाँ होते तो वो भागने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते, और डेंजी भी डिवीजन 4 में ही है। इस बार मैं उसका सीना चीर के दिल निकाल के लाऊंगा। अकाने कहती है कि तुम्हें अपने लीडर की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे रिवाइव किया जा सकता है, तुम बस अपनी फिक्र करो कि तुम्हें वो काट ना ले। वो पूछते हैं वो कौन? कटाना मैन बताता है कि उसके दादाजी ने उन्हें ज़ॉम्बीज बना के रखा था जो अपना कर्जा नहीं चुका पाए थे, और अगर इन ज़ॉम्बीज ने किसी ह्यूमन को काटा तो वो ह्यूमन भी ज़ॉम्बी ही बन जाएगा। आगे हम देखते हैं कि टेंडो और कुरोसे आकी को हेडक्वार्टर्स लेके जा रहे होते हैं। कुरोसे आकी से पूछता है कि मैंने सुना कि तुम गन डेविल के पीछे हो, तुम्हें सच में लगता है कि तुम गन डेविल को मार सकते हो? तुम उससे हार गए जिसने तुम्हारे डिवीजन के 20 लोगों को मारा है, और गन डेविल ने तो एक झटके में ही लाखों लोगों को मार दिया था। हमारी जिंदगियां भी गन डेविल की वजह से खराब हुई हैं, इसलिए हमने पब्लिक सेफ्टी ज्वाइन की, पर हम तो गन डेविल को मारने के बारे में सोचते भी नहीं है। तुम इतने कमजोर हो फिर भी गन डेविल को मारने के बारे में सोचते हो, मुझे तो ये बहुत बेहुदा लगता है। आकी कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो, तुम बस पीछे खड़े रह के देखते रहना, और जब मेरी मौत हो जाए तो मेरी लाश पे हंसने आ जाना। आगे आकी कहता है कि मुझे पता है मैं हारा हुआ हूँ, पर अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा। अब सभी हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं। आकी कार से बाहर निकलने के बाद उन्हें अब थैंक्स बोलता है और आगे बढ़ने लगता है, पर कुरोसे उसे पीछे से आवाज देता है और उसकी तरफ एक कोक फेंकता है और कहता है कि तुम अननोइंग हो पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, और एक और एडवाइस है मेरी, डिवीजन 4 में सभी के सभी सरफिरे हैं तो संभल के रहना। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस विला में याकुजा बॉस ठहरा हुआ था वहाँ माकिमा पहुंची हुई है। बॉस कहता है कि कुछ नए नए छोकरों ने टोक्यो में गोलियां चलाई हैं, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, और अकाने की फोटो सामने रखते हुए कहता है कि सब कैदरा इसका है, यही लड़की मेरे आदमियों को ट्रिक कर रही है ताकि वो गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। माकिमा कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स पूछती है। वो बताता है कि 20,000 येन्स देने पे उन्हें गन्स और एमो दोनों मिल जाती है, और कहता है कि डेविल्स को भी पैसों की जरूरत पड़ती है, शायद वो ह्यूमन से उतने अलग नहीं है। माकिमा उसे कहती है कि जितने भी मेंबर्स ने इस गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका नाम लिख के दे वो। इसके लिए वो तैयार हो जाता है और कहता है कि हाँ उन्हें जेल में डालो, थोड़ी बहुत अकल आएगी उन्हें। लेकिन फिर माकिमा कहती है कि सिर्फ तुम्हारे सिंडिकेट के नहीं और भी गैंग्स के जितनों का भी कॉन्ट्रैक्ट है गन डेविल के साथ, उनका भी नाम चाहिए मुझे। बॉस कहता है कि अगर मैंने तुम्हें उन सबके भी नाम दे दिए तो यहाँ युद्ध छिड़ जाएगा, और कहता है कि अगर अपने ही गैंग में लड़ाई शुरू हो गई तो फॉरेन गैंग्स यहाँ घर बना लेंगी और वो हमसे भी बुरी होती हैं। हम इस देश के लिए नेसेसरी इविल हैं। जैसे डेविल हंटर्स लोगों को डेविल से बचाते हैं वैसे ही हम जापान के लोगों को बाहर के गैंगस्टर्स से बचाते हैं। माकिमा एक पेपर बैग उठा के आगे करती है। ये देख के बॉस कहता है कि मैं कुछ छुट्टों के लिए अपने गैंग को नहीं बिट्रे करने वाला। तो माकिमा बताती है कि ये पैसे नहीं है, यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं इसमें उनके पेरेंट्स, गर्लफ्रेंड्स, वाइफ्स, बच्चों की आंखें हैं। जब बॉस पेपर बैग खोलता है तो उसे सच में उसमें आंखें ही दिखती हैं और वो थोड़ा डर जाता है। माकिमा कहती है कि फिक्र की कोई बात नहीं है, अगर तुम कोऑपरेट करते हो तो हमारे मेंबर्स में ऐसा कोई है जो इन्हें वापस अटैच कर सकता है। तभी पीछे खड़ा आदमी माकिमा को पंच करने वाला होता है, लेकिन उसके पीछे देखते ही वो रुक सा जाता है और फिर उसकी नाक से खून बहता है और कुछ सेकंड्स बाद ही उसकी मौत हो जाती है। माकिमा उठती है और कहती है कि तुम जिस नेसेसरी इविल की बात कर रहे हो वो तुम नहीं हो, ये बस तुम्हारा जरिया है क्राइम्स को जस्टिफाई करने का। असली नेसेसरी इविल हमेशा स्टेट्स के कंट्रोल में होते हैं और वो कुत्तों की तरह पट्टों में बंधे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि जिस बिल्डिंग में कटाना मैन और अकाने ठहरे हुए थे उसे पुलिस ने घेर लिया है। पुलिस और डिवीजन 2 सारे एग्जिट्स को ब्लॉक करेंगे और सिर्फ डिवीजन 4 ही अंदर जाएंगी और जिनको भी टपकाना है टपकाएंगे। अंदर हमें अकाने और कटाना मैन दिखते हैं। अकाने कह रही होती है कि जितने पब्लिक सेफ्टी मेंबर्स को मार सकते हो मारो, और डेंजी का हार्ट इस बार जरूर लेना। अगर हमें कभी भी लगा कि हम फंस रहे हैं तो मैं स्नेक का यूज करूंगी और कम से कम हम दोनों यहाँ से एस्केप कर सकते हैं। कटाना मैन कहता है इस बार मैं डेंजी को मार दूंगा, तो अकाने कहती है कि इतने जोश में आने की जरूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं कि बिल्डिंग के बाहर पावर, डेंजी और कोबैनी खड़े हैं। कोबैनी अभी भी सहमी हुई है और कह रही होती है कि मुझे घर जाना है। ये सुन के डेंजी कहता है तो जाओ फिर, मैंने तो ट्रेनिंग ली है पूरी, इस बार तो उस कटाना मैन की ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं। फिर पावर कहती है कि ट्रेनिंग से हम स्मार्ट भी हो गए हैं, ये तो हमारे लिए बच्चों का खेल होगा, और हंसने लगती है। कोबैनी फिर कहती है मुझे घर जाना है। आकी किशिबे से पूछता है कि प्लान क्या है। किशिबे कहता है कोई प्लान नहीं है, हमारे डिवीजन के सारे बस अंदर जा रहे हैं। अब वो चारों बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। तभी फुरुनो जो कि डिवीजन 2 का मेंबर है और एक पुलिस लेफ्टिनेंट किशिबे से मिलने आते हैं। किशिबे उन्हें कहता है कि डिवीजन 2 और पुलिस बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर की एग्जिट्स ब्लॉक करेंगी और डिवीजन 4 अंदर जाके टेररिस्ट को खत्म करेगी। पर तुम सबका एक चीज जानना बहुत जरूरी है, ज्यादातर डिवीजन 4 के मेंबर्स नॉन ह्यूमन हैं। अगर वो सब यहाँ से बच के निकल गए तो किसी भी टेररिस्ट अटैक से ज्यादा तबाही मचेगी। डिवीजन 4 से भी लड़ने
करने के लिए तुम लोगों को तैयार रहना होगा। इसके बाद हम एक एक करके सभी नॉन ह्यूमन डिवीजन 4 के मेंबर्स को देखते हैं। सबसे पहले है शार्क फिend। शार्क फिend किसी भी सरफेस पे तैर सकता है, चाहे वो पहाड़, पत्थर, दीवार कुछ भी हो, और थोड़े वक्त के लिए अपने डेविल फॉर्म में आ सकता है। आगे हम वायलेंस फिend को देखते हैं। नॉर्मली डेविल्स अपनी फिends फॉर्म में अपने डेविल फॉर्म से कमजोर होते हैं, पर वायलेंस डेविल अपने फिend फॉर्म में भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, तभी उसे हमेशा उसके चेहरे पे मास्क पहनाया जाता है। इस मास्क से हमेशा थोड़ा थोड़ा पॉइजन निकलता रहता है ताकि उसकी शक्तियां कंट्रोल में रहें। किशिबे उन दोनों को कहता है कि कुछ भी हो जाए ये मास्क कभी मत उतारना। अगले मेंबर के बारे में बताते हुए किशिबे कहता है कि ये है स्पाइडर डेविल। ये ज्यादातर अपने ह्यूमन फॉर्म में रहती है, और जिन डेविल्स का भी फॉर्म ह्यूमन जैसा होता है वो ह्यूमंस की तरफ फ्रेंडली होते हैं, पर एक डेविल तो डेविल ही होता है। जब वो गुस्से में होती है तो वो किसी को भी मारने लगती है। आगे हम एंजल डेविल को देखते हैं, जो एक ज़ॉम्बी का हेड उठा के खाने लगता है। किशिबे इसके बारे में बता रहा होता है, ये एक स्पेशल डेविल है जो हॉस्टाइल नहीं है ह्यूमंस की तरफ, पर इससे दूर ही रहना। अगर इसे तुमने छुआ तो तुम्हारी लाइफ स्पैन अपने आप ही कम होने लगेगी। एंजल डेविल आके से एक रुमाल मांगता है और आके उसके पास आके उसे रुमाल देता है। एंजल डेविल कहता है कि तुम मेरे इतने पास क्यों आए, अगर तुमने मुझे छुआ भी तो तुम्हारी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी। तभी पीछे से एक आदमी गोलियां चलाने लगता है, पर एंजल डेविल आकी को बचा लेता है, जिसके बाद आकी जल्दी से उसकी तरफ जाता है और एक मुक्के में ही उसे बेहोश कर देता है। आकी एंजल डेविल से कहता है, डेविल इस आदमी को यहाँ से बाहर निकालो। एंजल डेविल कहता है, अब तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, चलो इन ज़ॉम्बीज से लड़ने से तो बेहतर होगा ये। आगे आकी पावर और डेंजी से कहता है, तुम ऊपर चलो, हमें कटाना मैन और उस स्नेक गर्ल के पीछे जाना है, यहाँ के ज़ॉम्बीज को ये सारे फिend संभाल लेंगे। डेंजी उससे पूछता है कि क्या उसे पता है वो दोनों कहाँ हैं। आकी कहता है, नहीं, हम तीनों अलग अलग जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि आकी 4th फ्लोर पे पहुंच गया है। वो लिफ्ट से निकलने के बाद कुछ दूर ही जाता है कि पीछे से एक आदमी उसे शूट करना चाहता है, पर आकी गोली को डॉज कर लेता है और फिर से उसके पास जाके मुक्का ही मारता है, जिससे वो आदमी बेहोश हो जाता है। पर इसके बाद 4 आदमी और आ जाते हैं और चारों के हाथ में गन्स होती हैं, पर तभी एक आदमी के नाक से खून बहता है और वो मर जाता है, और फिर बाकी सबके नाक से भी खून बहता है और वो सब भी मरने लगते हैं। आकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ हुआ क्या। इसके बाद हमें उस विला से बाहर निकलते हुए माकिमा को दिखाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि आकी और अकाने आमने सामने हैं। आकी कह रहा होता है कि अभी सरेंडर कर दो वरना, लेकिन तभी अकाने उसे बीच में ही रोकती है और कहती है, स्नेक उसे उगल दो। और हम देखते हैं कि वहाँ घोस्ट डेविल आ चुका है और अकाने के नाक से भी थोड़ा खून बहता है। अकाने घोस्ट डेविल को ऑर्डर देती है, मार दो उसे। घोस्ट डेविल आकी पे अटैक करने लगता है, पर आकी सक्सेसफुली अटैक्स को डॉज भी कर रहा होता है और उसके हैंड्स को काट भी रहा होता है। ये देख के अकाने कहती है कि तुम्हारे मूव्स इंप्रूव हो गए हैं। हमें पता लगता है कि आकी ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि फ्यूचर डेविल की पावर है उसके पास, तो वो हल्का सा फ्यूचर में देख सकता है, इसी वजह से वो इतनी जल्दी रिएक्ट कर पा रहा है और घोस्ट हैंड्स को काट पा रहा है। पर इसके बाद भी वो घोस्ट डेविल के आगे टिक नहीं पाता और घोस्ट डेविल उसे गर्दन से पकड़ के उठा लेता है। अकाने घोस्ट डेविल को ऑर्डर देती है कि गला दबा के मार दो उसे। घोस्ट डेविल आकी का गला दबाने लगता है और हम देखते हैं कि आकी की आंखें बंद हो रही हैं। घोस्ट डेविल आकी का गला दबा रहा है और आकी थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। आकी हिमेनो को याद कर रहा होता है और उसे वो पल याद आता है जब हिमेनो ने उसे पहली सिगरेट दी थी। हिमेनो की काफी जिद के बाद आकी सिगरेट पीने को तैयार हो जाता है और कह रहा होता है कि ये मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी सिगरेट होगी, और कहता है कि तुम बिल्कुल भी अच्छी सीनियर नहीं हो, एक माइनर को स्मोक करने के लिए फोर्स कर रही हो। हिमेनो हैरान होती है और कहती है कि तुम एक माइनर हो तो ऑफ कोर्स तुम ये सिगरेट नहीं पी सकते। हिमेनो उससे सिगरेट वापस ले देती है और कहती है कि पर मैं सिगरेट तुम्हारे लिए बचा के रखूंगी और तुम्हें तब दूंगी जब तुम बड़े हो जाओगे और तुम्हें इसकी जरूरत होगी। अब हम देखते हैं कि आकी जमीन पे हाफ रहा है और घोस्ट डेविल ने अपना एक हाथ आगे कर रखा है और मुट्ठी बांध रखी है। जब घोस्ट डेविल अपनी मुट्ठी खोलता है तो उसमें एक सिगरेट होती है। आकी उसके हाथ से सिगरेट को उठाता है और जब उसे देखता है तो उसपे लिखा था इजी रिवेंज। इससे आकी को हिमेनो की कही बात याद आ जाती है कि घोस्ट डेविल की आंखें नहीं है, वो बस लोगों का फियर देख सकती है। आकी बिल्कुल आराम से घोस्ट डेविल के ऊपर चढ़ रहा होता है, जिसे देख के अकाने भी हैरान हो रही है। आकी घोस्ट डेविल की गर्दन पर चढ़ जाता है और हिमेनो को याद करते हुए कहता है कि हिमेनो मैं तुम्हें जल्दी ही ज्वाइन करूंगा, और अपनी तलवार की एक स्विंग से घोस्ट डेविल की गर्दन काट देता है। ये सब देख के अकाने बहुत हैरान है और उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि आगे करना क्या है। फिर अकाने स्नेक डेविल को समन करने वाली होती है कि आकी कहता है कि उसे मत मारना, और हम देखते हैं कि कोबैनी उसके पीछे ही खड़ी है और उसने अकाने के गर्दन पे चाकू रखा हुआ है। आकी उनके पास जाता है और कोबैनी से पूछता है कि उसने अभी तक पब्लिक सेफ्टी छोड़ी क्यों नहीं, तो कोबैनी कहती है क्योंकि उन्हें बोनस मिलने वाला है। अब हमें पावर और डेंजी को दिखाया जाता है जो कि लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं। पावर के हाथ में एक ज़ॉम्बी का हाथ पड़ा हुआ है जिसे वो खाने लगती है। ये देख के डेंजी कहता है कितना गंदा है ये। पावर कहती है कि ये मीट तो मीट होता है, चाहे वो किसी सुअर का हो या इंसान का हो, पर डेंजी कहता है कि मीट मीट नहीं होता, ये बिल्कुल ही अलग है, और दोनों झगड़ने लगते हैं। और डेंजी कहता है कि जब हम कटाना मैन को पकड़ लें तब तुम उसे भी मत खा जाना। तभी लिफ्ट 7th फ्लोर पे ओपन होती है और वहाँ बहुत सारे
ज़ॉम्बीज पहले ही घूम रहे हैं, पर उन्होंने अभी पावर और डेंजी को नोटिस नहीं किया था। तो डेंजी कहता है कि उन्होंने हमें नोटिस किया है, कोई भी ऊंची आवाज मत निकालना। पर पावर चिल्लाती है कि मेरा नाम पावर है और ये एक बैटल है, और डेंजी को कहती है कि मुझे फॉलो करो। पावर उन ज़ॉम्बीज को मारने लगती है और उसे लगता है कि डेंजी उसके पीछे है, पर डेंजी लिफ्ट में ही खड़ा और लिफ्ट ऊपर जाने लगती है। लिफ्ट यहाँ 11th फ्लोर तक जा चुकी है, पर पावर यही सोच के अभी तक लड़ रही है कि डेंजी उसके पीछे है और उसके साथ है। पर डेंजी वहाँ 12th फ्लोर पे पहुंच गया है और 12th फ्लोर का दरवाजा खुलने ही वाला होता है कि डेंजी अपनी चेनसो की डोरी पे हाथ रख लेता है। लिफ्ट के बाहर ही कटाना मैन खड़ा है और उसके 2 साथी भी हैं जिनके हाथों में गन है। डेंजी अपनी डोरी खींचने वाला ही होता है कि कटाना मैन कहता है कि रुको रुको, हमें पहले बात कर लेनी चाहिए थोड़ी, और कहता है कि हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं डिपेंडिंग ऑन योर एटीट्यूड, और कहता है कि बस हमें अपने गुस्से को शांत करना है। कटाना मैन डेंजी से कहता है कि तुमने इनके दोस्त और मेरे ग्रैंडपा को मारा है, बस हम चाहते हैं कि तुम इसकी कीमत चुकाओ। पर डेंजी कहता है कि मैंने उन्हें इसलिए मारा था क्योंकि वो ज़ॉम्बीज में बदल गए थे। कटाना मैन चिल्लाता है और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और अगर वो ज़ॉम्बीज भी थे तो ज़ॉम्बीज से पहले वो ह्यूमंस हुआ करते थे। क्या तुम्हें थोड़ा बहुत भी गिल्टी फील नहीं होता उनको मारने के बाद? डेंजी कहता है बिल्कुल भी नहीं। कटाना मैन कहता है कि अकाने ने मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस किए थे, मेरे हार्ट को उसने कटाना डेविल के हाथ से रिप्लेस कर दिया, पर मैं भी कई रातों तक सो नहीं पाया था जब मुझसे गलती से कुछ ज़ॉम्बीज मारे गए थे। तुम शायद अपना ह्यूमन हार्ट बिल्कुल ही खो चुके हो, अगर तुम में ह्यूमन की कुछ भी कॉन्शियसनेस बची है तो तुम्हें मारने दोगे? डेंजी थोड़ा सोचने के बाद कहता है नोप, और अब दोनों अपने डेविल फॉर्म्स में आ जाते हैं और लड़ने लगते हैं। कटाना मैन डेंजी की पावर देख के हैरान हो रहा होता है और डेंजी कहता है क्या तुम मुझे मारने नहीं वाले थे? डेंजी और कटाना मैन नीचे एक बिल्डिंग पे गिरते हैं और यहाँ भी डेंजी बस उसके अटैक्स को ब्लॉक और डॉज ही कर पा रहा है, लेकिन एक भी अटैक लैंड नहीं कर पा रहा है। ऐसा करते करते डेंजी बिल्डिंग के किनारे पे पहुंच जाता है। यहाँ कटाना मैन उसे एक ऐसी लात मारता है कि वो जाके दूसरी बिल्डिंग पे पहुंच जाता है और वहां से भी होता हुआ एक ट्रेन पे गिरता है। कटाना मैन भी वहां पहुंच जाता है और कहता है कि तुम्हारे मूव्स पहले से काफी तेज हैं, और उससे पूछता है कि आखिर उसके लड़ने की वजह क्या है। डेंजी कहता है कि जैसी मेरी जिंदगी अभी चल रही है मैं बस उसे बचाना चाहता हूँ। कटाना मैन पूछता है कि मतलब तुम्हारी जिंदगी पब्लिक सेफ्टी में काफी अच्छी कट रही है। डेंजी कहता है कि एक बहुत ही परेशान करने वाला है और एक तो बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें करता है, पर मुझे ये जिंदगी फिर भी पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारा काम तमाम बहुत ही जल्दी कर दूंगा। और फिर दोनों लड़ने लगते हैं। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि दोनों में टक्कर बराबर है, पर अभी भी डेंजी ही पीछे जा रहा होता है, और जब वो उठता है तो कटाना मैन उसके सामने नहीं होता बल्कि उसके ऊपर से अटैक करने वाला होता है। इस अटैक से दोनों के दोनों ट्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ भी कटाना मैन डेंजी पे भारी पड़ रहा होता है, फिर वही अपने पुराने वाला अटैक यूज करता है जिससे वो बहुत ही तेजी से मूव करके डेंजी का हाथ काट देता है। कटाना मैन फिर से वही सेम अटैक करने वाला होता है। ये देख के डेंजी कहता है कम ऑन यार, कुछ तो नया करो, लेकिन कटाना मैन उस पर अटैक करता है और उसका दूसरा हाथ भी काट देता है। अब डेंजी के दोनों हाथ कट चुके हैं। कटाना मैन कहता है कि इट्स ओवर, अब तुम लड़ नहीं सकते है ना, तो इससे पहले कि तुम मरो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दादाजी को मारने के लिए माफी मांगो। पर डेंजी खड़ा होता है और कहता है कि मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, तुम्हें मेरे सर वाली चेनसॉ नहीं दिख रही अंधे? और कटाना मैन की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन कटाना मैन फिर से वही सेम अटैक करता है। इस बार डेंजी उसे ब्लॉक तो कर देता है, पर उससे उसकी चेनसॉ टूट जाती है। कटाना मैन कहता है कि तुम्हें मेरे दादाजी ने ये नहीं सिखाया कि कब हार माननी चाहिए, और फिर से कहता है कि वो माफी मांगे उसके दादाजी को मारने के लिए। पर डेंजी कहता है कि तुमने बड़ी केयरफुली से मेरे सर पे एम किया था, उसके लिए बहुत शुक्रिया गधे। और हम देखते हैं कि कटाना मैन इस बार आधे में कट चुका है, और डेंजी कहता है कि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें नहीं सिखाया कि कभी भी एक बीस को अपने शिकारी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं कि डेंजी के एक पैर से भी चेनसॉ बाहर निकली हुई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कटाना मैन को डेंजी ने बांध के रखा हुआ है, और डेंजी कहता है कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे ही हो, जब मैंने तुम्हारी कटाना खींची तो तुम फिर से डबल से सिंगल पीस में वापस आ गए। कटाना मैन अभी भी चिल्ला रहा होता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। डेंजी कहता है कि लूजर्स हमेशा सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं। वो आगे बोलता है कि जब तक पुलिस नहीं आ जाती मुझे यहीं रुकना पड़ेगा, पर मैं एक बात से बहुत अपसेट हूँ, तुमने हिमेनो को मार दिया, तुम्हारी वजह से इस दुनिया में एक सुंदर लड़की कम हो गई, पर अब तुम अपनी बाकी की जिंदगी जेल में गुजारोगे बिना सॉरी फील किए, ये मुझे ठीक नहीं लगता। कटाना मैन कहता है कि जैसे तुम इस बारे में कुछ कर सकते हो, तुम सिर्फ एक पब्लिक सेफ्टी के कुत्ते हो। थोड़ा सोचने के बाद डेंजी हंसते हुए कहता है कि मैं एक टूर्नामेंट होल्ड करने वाला हूँ। तभी वहाँ आकी पहुंच जाता है। आकी पुलिस को उनकी लोकेशन बताता है और कहता है कि टारगेट उनके कब्जे में है और बैकअप भेजो। इसके बाद डेंजी बोलता है कि मैं एक अल्टीमेट टूर्नामेंट होस्ट करने वाला हूँ। आकी पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। फिर डेंजी बताता है कि इस आदमी ने हिमेनो को गोली मारी थी, तो हम इसकी गोलियों पे लात मारेंगे, हम बारी बारी से इसकी टांगों के बीच में लात मारेंगे, और जिसने भी इससे सबसे ज्यादा ऊंची चीख निकलवाई वो विनर होगा। पर आकी लंबी सांस छोड़ते हुए बैठ जाता है और कहता है कि हमारा काम इसे कैप्चर करना है, ना कि खुद की खुशी के लिए इसे टॉर्चर करना। हिमेनो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। इसके बाद आके एक सिगरेट पीने के लिए निकालता है, लेकिन ये वही सिगरेट होती है जो उसे घोस्ट डेविल के हाथ से मिली थी। आके उस सिगरेट को वापस अपनी जेब में डाल देता है और अब वापस खड़ा होकर डेंजी से पूछता
है कि मुझे क्या मिलेगा अगर मैं जीत गया तो। डेंजी कहता है कि उसके कोटियां और क्या, और दोनों कटाना मैन की तरफ बढ़ने लगते हैं। कटाना मैन उन्हें विनती कर रहा होता है कि वो रुक जाए, पर ऐसा करते नहीं है वो और उसकी तरफ बढ़ते ही रहते हैं। हमें दूसरी तरफ डिवीजन 4 के बाकी के लोग और पुलिस दिखाए जाते हैं जिन्होंने मिशन को रैप अप कर दिया है। वहीं डेंजी और राकी कटाना मैन की टांगों के बीचों बीच लात मारने में लगे हुए हैं और राकी कह रहा होता है कि हिमेनो, क्या तुम्हें ये सुनाई दे रहा है? ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। अगले सीन में हमें माकिमा दिखाई जाती है जो कि अपने बॉसेस को रिपोर्ट दे रही होती है। वो बताती है कि जो टेररिस्ट अटैक था वो अकाने सावातारी द्वारा इंस्टिगेट किया गया था, जो कि पहले एक सिविलियन डेविल हंटर थी। उसने गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और याकुजा के लोगों को गन्स डिस्ट्रीब्यूट की। इन रिटर्न वो चाहती थी कि वो उन्हें चेनसॉ मैन का हार्ट दें। एक आदमी उससे पूछता है कि और वो हार्ट किस लिए चाहती थी, पर माकिमा बताती है कि इससे पहले कि वो इन्फॉर्मेशन उससे ले पाए उसने सुसाइड कर लिया था। पर ये शायद वॉलंटरी सुसाइड नहीं था, ये शायद इसकी वजह से हुआ था क्योंकि उसने गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। हमें उस बिल्डिंग में लगभग 1.5 किलो गन डेविल का फ्लैश मिला है और हमारे पास लगभग 5 किलो गन डेविल का फ्लैश पहले से पड़ा हुआ था। जब हमने उन्हें मिलाया तो आखिरकार वो अपने आप ही गन डेविल की तरफ मूव करने लग गए हैं। वो आदमी कहता है आखिरकार, तो वो पीस कहाँ जा रहा है? लेकिन हमें माकिमा का जवाब नहीं दिखाया जाता, बल्कि बस उसकी एक स्माइल दिखाई जाती है। अगले सीन में हमें पावर, डेंजी और आकी दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और आखिर में रात को आके डिनर के बाद सो जाते हैं। आकी सो नहीं पाता और छज्जे पे आके वही सिगरेट पीता है जो उसे घोस्ट डेविल के हाथ से मिली थी। डेंजी सपने में एक दरवाजे के बाहर खड़ा होता है और कह रहा होता है कि ये वही सपना है जो मुझे हर बार आता है और मैं बार बार इसे भूल जाता हूँ। पोचीता डेंजी को आवाज लगाता है। ये सुन के डेंजी कहता है कि मुझे कम से कम अपने सपने में तो तुम्हें छूने दो, और दरवाजा खोलने जाता है। पर पोचीता कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये दरवाजा तुम कभी मत खोलना, और वो दरवाजा डेंजी से बहुत दूर चला जाता है। अगले सीन में हमें एक लड़की की झलक दिखाई जाती है जो कि कह रही होती है, डेंजी तुम्हें क्या लगता है एक शहर का चूहा बेहतर है एक गाँव का चूहा? और यही हमारा आखिरी एपिसोड खत्म हो जाता है चेनसॉ मैन के फर्स्ट सीजन का। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुम्हें ये सीजन और ये एपिसोड कैसा लगा।